हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस क्लास। तो अब हम हैं एंड गेम ऑफ फंक्शन के, ठीक है। ऑलमोस्ट एंड में अपन पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के। तो एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैं एक लेक्चर लेके आऊंगा जिसके अंदर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस एंड गेम में अपना ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करें, अपने दिमाग में बिठाएं और लॉजिकली याद रखें। चीजों को रटने वाली बातें नहीं है, ये सब समझने वाली बातें हैं, ठीक है। तो आप समझेंगे और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आगे आने वाले लेक्चर्स में पीवाईक्यू में इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, जो हम अभी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो अभी तक अपन ने क्या कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन कवर किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि वन वन फंक्शन किसे कहते हैं, मैनी वन किसे कहते हैं, ऑन टू इन टू फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर हमने डिस्कशन किया था, इसका बेसिक समझ चुके थे। अब उसके ऊपर आज के सेशन में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको कमेंट कर पाओ, आप अच्छे से कमेंट कर पाओ कि अगर कोई फंक्शन आपके सामने गिवन है तो वो कौन से टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था, जिसके अंदर दे रखा है कि इफ e रेज टू द पावर माइनस मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू k माइनस 1 देन फाइंड द रेंज ऑफ k इफ दिस इक्वेशन हैज, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है जीरो सॉल्यूशन। अगर इस इक्वेशन का जीरो सॉल्यूशन है तो k की रेंज बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में प्रोसीड करने का तरीका होता है ग्राफिकल मेथड, कि हम लोग ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस मॉड्यूलस ऑफ x का, इसका ग्राफ बना देंगे, एंड y इज इक्वल टू k माइनस 1। देखो इन दोनों को इक्वेट कर रखा है ना कि e रेज टू द पावर माइनस मॉड्यूलस ऑफ x को k माइनस 1 से रिलेट किया गया है। तो इन दोनों का अपन ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि इनका ग्राफ कितनी जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, e रेज टू द पावर माइनस मॉड्यूलस ऑफ x। बच्चा बच्चा जानता है कि e रेज टू द पावर माइनस x का ग्राफ कैसा होता है। हाँ जी गाइस, डू यू नो दैट द ग्राफ ऑफ e रेज टू द पावर माइनस x, ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। बेसिकली e रेज टू द पावर माइनस एक्स क्या हो गया, 1 अपॉन e रेज टू द पावर x, है ना। तो जब बेस 1 से छोटा होता है, 1 अपॉन e इज लेस देन 1, तो ये जब बेस 1 से छोटा होगा तो इसका ग्राफ रहने वाला है डिक्रीजिंग ग्राफ। तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, दिस इज द ग्राफ ऑफ e रेज टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। और अगर हमें e रेज टू द पावर माइनस मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ बनाना है, तो जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ है, वही ग्राफ सेम टू सेम इधर छाप देंगे, ठीक है। देखो x इज इक्वल टू 2 पे भी वैल्यू कितनी आ रही है, x इज इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू अपने को 1 अपॉन ई स्क्वायर मिलेगी, है ना। x की जगह 2 रखूंगा तो क्या वैल्यू 1 अपॉन ई स्क्वायर, मतलब e रेज टू द पावर माइनस 2 मिलने वाली है वैल्यू। वही वैल्यू x की जगह माइनस 2 रखने पे भी तो मिलेगी। x की जगह अगर आप माइनस 2 रख दोगे तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस 2 2 बन जाएगा। तो ये e रेज टू द पावर माइनस 2 लिखा है, बाहर वाले नेगेटिव का कुछ नहीं करेगा मॉड्यूलस, ठीक है। x की जगह चाहे 2 रखो चाहे माइनस 2 रखो, y की वैल्यू तो सेम आ रही है। तो मतलब जो इस डायरेक्शन में ग्राफ बनने वाला है, वही ग्राफ अपन लेफ्ट हैंड साइड में भी छाप देंगे। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा गाइस, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ e रेज टू द पावर, है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस मॉड्यूलस ऑफ x, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका ग्राफ बना दिया, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस मॉड्यूलस ऑफ x, इसका ग्राफ बना दिया। अब देखेंगे कि y इज इक्वल टू k माइनस 1 इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर हमें ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है जिसके लिए कोई सॉल्यूशन ना हो, जीरो सॉल्यूशन हो, तो पार्ट ए का आंसर क्या आएगा। तो आप बोलोगे कि वो जो लाइन है वो y इज इक्वल टू 1 से तो ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 तो एक जगह पे कट कर रहा है, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। y इज इक्वल टू 1 लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो एक सॉल्यूशन तो हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो y इज इक्वल टू k माइनस 1 है ना, y इज इक्वल टू k माइनस 1, या तो ये 1 से बड़ा हो, ठीक है, या तो ये y इज इक्वल टू 1 से ऊपर वाली लाइन हो, तब एक भी जगह पे कट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन होंगे, है ना। और ये जो k माइनस 1 है वो लेस देन और इक्वल टू 0 हो। देखो अगर k माइनस 1 0 होगा, y इज इक्वल टू 0 का कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। तो या तो ये k माइनस 1 0 हो जाए या 0 से नीचे हो, तो लाइन कहीं पे भी कट नहीं करने वाली है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि ईदर k माइनस 1 ग्रेटर देन 1 और k माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, तब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इधर से अपने पास में वैल्यूज आ रही है k ग्रेटर देन 2, k ग्रेटर देन 2 और k
लेस देन और इक्वल टू 1, जिसको कि हम लिख देंगे k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू क्लोज ब्रैकेट 1 यूनियन ओपन ब्रैकेट 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, देखो या तो k ग्रेटर देन 2 मतलब 2 टू इंफिनिटी, या फिर लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब माइनस इंफिनिटी टू 1। अब सेकंड पार्ट के बारे में आप गौर फरमाएंगे गाइस। हैव अ लुक एट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसके अंदर बोला गया है वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन तभी होगा जब ये y इज इक्वल टू 1 लाइन बन जाए, है ना। जब ये y इज इक्वल टू k माइनस 1, y इज इक्वल टू 1 लाइन बन जाएगी, तभी जाके अपने पास वन सॉल्यूशन मिलने वाला है। मतलब यहां पे k माइनस 1 की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए। k माइनस 1 की वैल्यू 1 के इक्वल करोगे तो k की वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो देखेंगे तो यहां पे y इज इक्वल टू k माइनस 1, ये जो लाइन होनी चाहिए वो y इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए, तभी जाके अपने को एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो यहां से k की वैल्यू 2 आ गई, k इज इक्वल टू 2। दैट इज द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो जब हमने ग्राफ बना लिया उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जैसे थर्ड पार्ट में बोला गया है टू सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन तब होगा जब लाइन 0 से 1 के बीच में हो, मतलब y इज इक्वल टू 0 से तो ऊपर हो एंड y इज इक्वल टू 1 से नीचे हो, तब जाके दो सॉल्यूशन। देखो यहां पे कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, दो जगह पे कट कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट, पार्ट सी। इसके लिए जो k माइनस 1 होना चाहिए, k माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। k माइनस 1 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर k माइनस 1 0 हो गया तो y इज इक्वल टू 0 लाइन मिलेगी एंड y इज इक्वल टू 0 लाइन कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे रही है। तो k माइनस 1 या तो 0 से बड़ा हो, है ना। देखो k माइनस 1 जो है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए एंड लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 लाइन के साथ भी एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, k माइनस 1 0 से ऊपर होना चाहिए, 1 से नीचे होना चाहिए, तब जाके अपने को दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, दो जगह पे ये लाइन कट करने वाली है। तो यहां पे k इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, दैट विल बी आवर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 2 टू इंफिनिटी, जब जीरो सॉल्यूशन चाहिए तो। सेकेंड पार्ट, अगर एक ही सॉल्यूशन चाहिए तो k की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी ताकि ये लाइन बन जाए y इज इक्वल टू 1, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। थर्ड पार्ट, अगर अपने को 2 सॉल्यूशन चाहिए तो k माइनस 1 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, तब जाके ये लाइन दो जगह पे कट कर जाएगी। तो k माइनस 1 ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो यहां पे दो सॉल्यूशन हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, समझाऊंगा मैं, सोचोगे आप। चलिए आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अभी इस सवाल के अंदर हमें ये डिस्कस करना है कि ये सवाल, ये जो फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है। क्या ये 1 1 है या मैनी 1 है, क्या ये ऑन टू है कि इन टू है, तो इसके बारे में अपने को डिस्कस करने का है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 1 मैनी 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है ये पता होना चाहिए। फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है। ये जो फंक्शन है वो रैशनल नंबर से रैशनल नंबर के बीच में डिफाइंड है। ये जो फंक्शन है गाइस, ये रैशनल नंबर से रैशनल नंबर, मतलब इनपुट भी रैशनल, आउटपुट भी, है ना। डोमेन रैशनल है, को डोमेन भी इसकी रैशनल है। डोमेन रैशनल है मतलब यहां पे जब x की वैल्यू पुट करोगे तो वो रैशनल ही वैल्यू आप पुट करोगे। ठीक है, रैशनल मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर मत समझ लेना बेटा। रैशनल का मतलब, रैशनल मतलब वो सारे रियल नंबर जो कि इरैशनल ना हो। ठीक है, इरैशनल को छोड़ के जितने भी रियल नंबर है वो सारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो इसके अंदर आप अगर आप x की जगह कुछ भी पुट करो तो 1 1 फंक्शन होने वाला है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। ठीक है, ये लीनियर है तो 1 1 बनेगा। मतलब अगर आप यहां पे इनपुट बदलते जाओगे तो आउटपुट भी बदलता चला जाएगा, राइट। x की जगह 0.1 रखोगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, 0.2 रखोगे तो अलग वैल्यू आ जाएगी, 0.3 रखोगे तो अलग वैल्यू आ जाएगी। तो ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। अब क्या ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू और इन टू। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा है। ऑन टू का मतलब क्या हो गया कि क्या ये सारे रैशनल आउटपुट दे देगा, क्या ये जितने भी रैशनल आउटपुट है वो सारे प्रोवाइड कर देगा क्या, तो वो ऑन टू फंक्शन हो गया। अगर कुछ ऐसा रैशनल आउटपुट है जो कि वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब अगर इसकी रेंज भी ऑल रैशनल नंबर है तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर इसकी रेंज ऑल रैशनल नंबर नहीं है तो ये इन टू फंक्शन हो जाएगा। तो अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी जो रेंज है वो तो जितने भी रैशनल नंबर है सारे अचीव कर लेगा।
ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन को अपन बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी निकल जाए और ऑन टू भी निकल जाए, इस फंक्शन को अपन बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। 1 1 का एक और नाम भी ध्यान रखना कि 1 1 को अपन इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव। ऑन टू का एक और नाम ध्यान रखना, इसको अपन सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी हो, इंजेक्टिव भी हो एंड सर्जेक्टिव भी हो, इस टाइप के फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। एक और इसका एग्जांपल आपके सामने रखने जा रहा हूं, जैसे कि अगर ऐसा पूछ लिया जाए, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसके बारे में बात करें तो इनपुट देखो सारे रियल नंबर है, आउटपुट भी सारे रियल नंबर, और मैंने बताया था जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं वो 1 1 तो होंगे ही। जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं, इसका ग्राफ देखोगे तो एक तरीके से ये स्ट्रेट लाइन बनेगी इसका ग्राफ, राइट, और ये जितने भी रियल नंबर है वो सबको अचीव कर रही है ना। एंड 1 1 फंक्शन है, 1 1 क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो एक ही जगह पे कट कर रही है, तो ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन 1 1 है एंड ऑन टू है, मतलब इसको भी अपन बाइजेक्टिव के नाम से जानेंगे। ठीक है, अगर आपको 1 1 ऑन टू में कहीं पे भी दिक्कत आ रही है कि सर 1 1 कैसे हुआ समझ में नहीं आया, ऑन टू कैसे हुआ समझ में नहीं आया, तो एक बार प्लीज लास्ट लेक्चर का रिप्ले देख ले। लास्ट लेक्चर में जो जहां पे मैंने 1 1 एंड ऑन टू स्टार्ट करवाया है, उस पार्ट से एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। आप भी बोलोगे सर हाँ ऑब्वियस ही तो बात है, सर ऑब्वियस ही बात है कि हाँ ये 1 1 फंक्शन होगा क्योंकि लीनियर है, ऑन टू होगा क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की इसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। इनफैक्ट मैंने बोला था जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, तो जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में डिफाइंड होते हैं, वो सारे के सारे ऑन टू फंक्शन होते हैं। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ा जाए। जैसे देखो ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में खेल दिया है कि क्या है कि इनपुट भी अपन नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, आउटपुट भी अपन नेचुरल नंबर ही आने चाहिए, मतलब जितने भी जो डोमेन कोडोमेन है, कोडोमेन इज ऑल नेचुरल नंबर। तो इसके बारे में सोचेंगे जरा कि ठीक है भाई साहब, अपने को जो इनपुट है वो नेचुरल नंबर पुट करने हैं, और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर शुरू हो जाते हैं कहां से, 1 2 3, ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे। जितने भी इंटीजर है 1 से स्टार्ट होके आगे जितने भी इंटीजर्स है वही नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सारे नेचुरल नंबर है, तो मतलब मिनिमम से मिनिमम यहां पे 1 पुट कर सकता हूं। और अगर f ऑफ 1 की वैल्यू मैं आपसे पूछूं कि बताओ जब इनपुट 1 पुट किया तो आउटपुट क्या मिल रहा है, तो आउटपुट अपने को मिल रहा है 5 के इक्वल, है ना। x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूं तो आउटपुट 5 मिल रहा है। 2 पुट करूंगा तो थोड़ा और बड़ा बन जाएगा, देखो 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 4, 4 प्लस 3 7, है ना। 3 पुट करूंगा तो क्या मिल रहा है, 2 इंटू 3 प्लस 3, 3 2 6, 6 प्लस 3 9। मतलब जो आउटपुट है इसकी जो रेंज है, रेंज हमें क्या प्राप्त हो रही है, रेंज में आप बोलोगे सर रेंज में 5 मिल गया अपने को। जब आपने इनपुट 1 पुट किया तो रेंज में अपने को 5 मिल रहा है, रेंज में अपने को 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है एंड सो ऑन। क्या ये जो रेंज है कोडोमेन के इक्वल है, कोडोमेन ऑल नेचुरल नंबर बोल रखी है, कोडोमेन ऑल नेचुरल नंबर, है ना। इसकी जो कोडोमेन है, कोडोमेन इज ऑल नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्लियरली अपन लोग देख सकते हैं कि रेंज एंड कोडोमेन आर नॉट सेम। रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, और जब भी रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं आती है तो फंक्शन हो जाता है इनटू फंक्शन। ठीक है, मतलब नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा क्योंकि रेंज एंड कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं है ना। 1 1 और मैनी 1 के बारे में पूछूं तो क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, हाँ जी, लीनियर फंक्शन है तो 1 1 तो होगा ही। तो ये जो फंक्शन है दैट इज अ 1 1 फंक्शन, तो ये बन जाएगा 1 1 एंड इनटू, तो दैट विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सोचना जरा इसके ऊपर। ठीक है, चलिए, एक क्यूबिक अपने सामने दे रखा है, जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं जो कि डिफाइंड है ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर, ये हमेशा ऑन टू होंगे। ठीक है, ऑन टू तो होंगे ही। आप आंख बंद करके कमेंट कर सकते हो कि क्यूबिक है
तो ये ऑन टू होगा। डिग्री 5 पॉलिनोमियल होता, ऑन टू होता। ठीक है, ये तो अपन आंख बंद करके अपन कमेंट कर सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी ऑन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू क्यों भैया? क्योंकि देखो ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक की सारी वैल्यूज अचीव कर लेता है। जब आप x को माइनस इंफिनिटी पहुंचाओगे तो एक्स क्यूब आपको माइनस इंफिनिटी तक ले जाएगा, है ना। जब इनपुट अपन माइनस इंफिनिटी तक लेके जाएंगे तो आउटपुट भी माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, और जब इनपुट अपन प्लस इंफिनिटी लेके जाएंगे तो आउटपुट भी प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। यहां पे जो डोमिनेटिंग टर्म है वो सबसे बड़ी मतलब क्यूबिक टर्म होने वाली है, डोमिनेटिंग टर्म। ठीक है, क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं होता, है ना। क्वाड्रेटिक हमेशा इनटू रहेगी, क्वाड्रेटिक हमेशा इनटू रहेगी अगर वो ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर के बीच में डिफाइंड है। बट अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल गिवन है ना, ये मैंने लास्ट क्लास में नोट करके ये चीज मैंने लिखवाई थी कि जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होंगे वो ऑन टू फंक्शन होने वाले हैं। ठीक है, बट ये 1 1 है कि मैनी 1 है, उसके लिए अपन कमेंट करेंगे इसका एफ डैश एक्स देख के, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे। एफ डैश एक्स विच इज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ये मैंने एफ डैश एक्स निकाला और मैंने देखा कि एफ डैश एक्स कहीं पे जीरो हो रहा है क्या, dy बाई डी एक्स हो गया एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कहीं जीरो हो रहा है क्या, तो क्या इसका कोई रूट है क्या गाइज? क्या इसका कोई रूट है? मतलब क्या इसके फैक्टर्स बना सकते हो? इसका रूट नहीं आएगा क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, 36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट एक नेगेटिव नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब भी डिस्क्रिमिनेंट एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो अपन बोलेंगे नो रूट, कि कोई भी रूट नहीं होने वाला। कोई रूट नहीं होगा तो कहीं एफ डैश एक्स जीरो नहीं होने वाला, है ना। और इसके बारे में अपन देख सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब अगर एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव आ जाए, ऑलवेज पॉजिटिव आ जाए, अगर एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आ जाए तो मतलब हमेशा इंक्रीजिंग होगा, ये हमेशा इंक्रीजिंग होने वाला है ये। और अगर ये हमेशा इंक्रीजिंग है तो कहीं मुड़ेगा नहीं ना, और कहीं मुड़ नहीं रहा है तो मैनी वन नहीं होगा, ये 1 1 ही होगा, है ना। ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा हमेशा 1 1 फंक्शन होते हैं। ठीक है, मैनी वन तब हो जाता है जब ये ऐसे मुड़ रहा होता। अब ये मैनी वन हो गया गाइस, क्योंकि अब अपन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट याद है क्या, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको एक से ज्यादा जगह पे कट कर जाए तो ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन हो जाता है। बट अगर ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा तो मुड़ेगा नहीं, है ना। मुड़ता कब है देखो, है ना, ग्राफ कब मुड़ेगा, जब कभी इंक्रीजिंग हो कभी डिक्रीजिंग हो। दिख रहा है हमेशा कि इधर तक इंक्रीजिंग था, बाद में इसने मूड बदला और डिक्रीजिंग होना स्टार्ट कर दिया। तो जब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है तो ग्राफ एक टर्न ले रहा है, और जब भी ग्राफ एक टर्न लेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको दो जगह पे काटते हुए जाएगी, और जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा जगह पे काट जाए तो वो फंक्शन मैनी वन फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, क्योंकि इसका एफ डैश एक्स एक क्वाड्रेटिक आया, उस क्वाड्रेटिक के बारे में अपन बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव क्यों रहेंगी, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का भैया रूट ही नहीं है ना। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो मतलब इसका कोई रूट ही नहीं है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये क्वाड्रेटिक के बेसिक्स होते हैं गाइस। ठीक है, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा 1 1 ऑन टू एंड 1 1। तो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हो जाएगा बाइजेक्टिव। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो तो उसको अपन बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। कुछ बेसिक्स मैं बताना चाहूंगा यहीं पे क्वाड्रेटिक के बारे में, है ना, बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक। देखो गाइज, अगर a ग्रेटर देन जीरो होता है एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है क्वाड्रेटिक का। एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करता हुआ जाएगा, है ना, एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करता हुआ जा रहा है इसका ग्राफ। और जब भी एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर जाए, मतलब दो अलग अलग रूट्स है अगर इसके, तो मतलब कहीं पे ये पॉजिटिव है कहीं पे ये नेगेटिव है ना, कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक होने वाली है, सपोज इसको मैंने नाम दिया y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस क्वाड्रेटिक के बारे में, इस एक्सप्रेशन के बारे में आप ये बोल सकते हो कि भैया अल्फा से पहले अगर x की वैल्यू पुट की तो ये पॉजिटिव है, अल्फा से बीटा के बीच में ये नेगेटिव वैल्यूज देगा, अल्फा से बीटा के बीच में ये जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है,
बट जैसा पिछले क्वेश्चन में हो रहा था, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि a तो ग्रेटर देन 0 था, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 था, और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया मतलब इसका कोई रूट नहीं होने वाला, ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगी क्वाड्रेटिक, और अगर हमेशा x एक्सिस के ऊपर है तो मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगी यहां पे, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन रहेगी, कभी नेगेटिव नहीं हो रही, कभी जीरो भी नहीं हो रही, ठीक है। बट अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए, a ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये जो क्वाड्रेटिक है वो x एक्सिस को टच करते हुए जाएगी, मतलब एक जगह पे 0 तो हो रही है बट फिर भी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो मतलब इस एक्सप्रेशन के बारे में ये अपन बोल सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्या बेसिक्स याद है कि आपको क्वाड्रेटिक के बारे में? ये मैंने a ग्रेटर देन 0 का मतलब अपवर्ड पैराबोला के केसेस लिए हैं, वैसे ही आप डाउनवर्ड पैराबोला के भी केसेस ले सकते हो कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो कभी खुशी कभी गम वाले केसेस है, मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, है ना। ये केसेस कौन से आ गए? कभी खुशी कभी गम, भैया ये कभी खुशी कभी गम, ठीक है। कभी खुशी कभी गम, क्यों? क्योंकि कभी तो पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है ना। ये क्या है? ये हमेशा ही खुश है, ये हमेशा ही पॉजिटिव है। वही अगर a लेस देन 0 हो जाता, डाउनवर्ड पैराबोला बनता, तो हमेशा ही ये नेगेटिव वाला केस आ जाता, ठीक है। तो ये तो ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बारे में देखा जाए तो ये वाली जो क्वाड्रेटिक है जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ जाए, a की रूट हो, तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला केस के अंदर आने वाली है, ठीक है। ये कुछ क्वाड्रेटिक के बेसिक है। जैसे कि अगला एक एग्जांपल देखो क्यूबिक का। अब जब भी आप क्यूबिक देख रहे हो तो एक चीज तो साफ कमेंट कर देना कि भैया ये ऑन टू होने वाली है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इसकी रेंज रहेगी, ये एक ऑन टू होगी, इसकी रेंज ऑल रियल नंबर ही होने वाली है, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर, रेंज भी ऑल रियल नंबर, मतलब ये ऑन टू हो चुकी है। अब 1 1 एंड मैनी 1 के बारे में कमेंट करना है, तो 1 1 एंड मैनी 1 के बारे में देखो ऐसे कमेंट करेंगे अपन लोग कि इसका f डैश x निकालेंगे, मतलब अपन ये देखेंगे इसका dy बाई डी एक्स कैसा है भैया। तो f डैश x निकाला तो ये बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 6 टू ज़ा 12x माइनस 18। क्या ये f डैश x बनेगा? जिसमें से 6 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये अपने पास में f डैश x आ रहा है ना। और जिसके की दो फैक्टर्स अपने को साफ साफ दिखाई भी दे रहे कि नहीं दे रहे कि भैया ये f डैश x होगा, इसके दो फैक्टर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी दो फैक्टर्स बन रहे हैं मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब ये कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव होगा। वेवी कर्व मेथड भी यही बोलता है कि अगर तुम इसके साइन के बारे में पता करना चाहो ना, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 एंड 3 आ गया, एक्सट्रीम राइट में इसका साइन पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव रहेगा। एक्सट्रीम राइट में इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव, -1 से 3 के बीच में नेगेटिव, और यहां पे पॉजिटिव, मतलब f डैश x। समझो जरा ग्राफ कैसे बनेगा कि ये जो क्यूबिक है वो माइनस इंफिनिटी से उठते हुए आई, फिर डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हुई, फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई, है ना। दो जगह पे f डैश x 0 हो रहा है। कहां पे f डैश x 0 हो रहा है? -1 पे, ठीक है, f डैश ऑफ -1 इक्वल टू 0, एंड 3 पे f डैश ऑफ 3 इक्वल टू 0। देख सकते हैं, देखो -1 से पहले इंक्रीज हो रहा था, -1 से पहले f डैश x पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा था, -1 से 3 के बीच में डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, फिर 3 के बाद में वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये जो होने वाला है, अगर f डैश x आप निकालो और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए, f डैश x एक क्वाड्रेटिक आ रही है, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गए, मतलब ये मैनी वन फंक्शन होगा। ग्राफ से अपन समझ सकते हैं कि कहीं पे इंक्रीज हो रहा है कहीं पे डिक्रीज हो रहा है, मैनी वन फंक्शन होने वाला है। अगर हमेशा ही इंक्रीज हो रहा होता तो 1 1 हो जाता, जैसे पिछले क्यूबिक वाले एग्जांपल में हुआ था कि हमेशा ही इंक्रीजिंग था तो वो फंक्शन 1 1 फंक्शन हो गया। इसको देखेंगे तो कहीं पे इंक्रीज हो रहा है कहीं पे डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो गया, तो ये फंक्शन कैसा होने वाला है? मैनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो एक से ज्यादा जगह पे कट करेगी, तो ये मैनी वन एंड ऑन टू तो होगा ही होगा, ठीक है। ऑन टू के बारे में तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना, क्यूबिक है तो ऑन टू है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। fx इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स, fx इज इक्वल टू 2x प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये किस टाइप का फंक्शन होने वाला है।
तो क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा क्या? सबसे पहले इसके बारे में सोचो, क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये सारे रियल नंबर, इसका जो आउटपुट होने वाला है, रेंज होने वाली है, क्या वो सारे रियल नंबर अचीव कर रही है? मतलब इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रही है क्या? तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि भैया अगर मैंने x को प्लस इंफिनिटी भगाया तो ये प्लस इंफिनिटी चला जाएगा। साइन ऑफ कुछ भी लो, साइन ऑफ कुछ भी तो वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। पर देख रहे हो ना, ये वाली जो टर्म है, ये जो 2x, ये जो लीनियर टर्म है, x को इंफिनिटी लेके जाओगे तो ये इंफिनिटी को भागेगा, x को माइनस इंफिनिटी लेके जाओगे तो ये माइनस इंफिनिटी को भागेगा। मतलब ये जो रेंज होने वाली है, इसकी रेंज जो होगी गाइस, क्या वो ऑल रियल नंबर होगी? लॉजिकली सोचना जरा कि इसकी रेंज तो ऑल रियल नंबर आने वाली है, तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। जी हां सर, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। अब 1 1 एंड मैनी 1 के बारे में कमेंट करते हैं। ये देखो प्रॉपर लीनियर फंक्शन भी नहीं है, एक लीनियर के साथ में एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अपन ने कंबाइन कर दी है। तो ये 1 1 रहेगा कि मैनी 1 रहेगा, वो इसका f डैश x हमें बता सकता है। 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन मॉड्यूलस ऑफ कॉस x रख दो, मॉड्यूलस ऑफ साइन x मॉड्यूलस ऑफ कॉस x। अब अपने को समझ में आ रहा है ना कि यार मतलब इसका डिफरेंशिएशन कुछ भी हो, ये जो 2 वाली है ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग टर्म हो जाएगी। मतलब f डैश x जो है इसका हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होने वाला है। अगर f डैश x हमेशा ग्रेटर देन 0 है, f डैश x इसका हमेशा पॉजिटिव है, तो मतलब हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये 1 1 फंक्शन होने वाला है। तो ये हो गया 1 1 एंड ऑन टू, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। अभी क्लियर? चलिए और बहुत एग्जांपल्स आपके लिए मैं लेके आया हूं, आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। एक क्यूबिक दे रखी है जिसके साथ में एक साइन एक्स की टर्म और हमने ऐड कर दी है, और अपने को बताना है कि कैसा होगा। सबसे पहले तो ऑन टू इनटू के बारे में सोचो, इसकी रेंज क्या होने वाली है। ये जो क्यूबिक है इसकी रेंज क्या होगी गाइस? क्या मैं बोल सकता हूं कि x को इंफिनिटी लेके जाऊंगा तो ये क्यूबिक वाली टर्म इसको इंफिनिटी तक ले जाएगी, और x को माइनस इंफिनिटी लेके जाऊंगा तो ये वाली टर्म इसको माइनस इंफिनिटी तक ले जाएगी। तो इसकी जो रेंज होगी वो तो ऑल रियल नंबर होगी ना, क्यूबिक टर्म है, ठीक है। चाहे अपन x प्लस साइन एक्स पूछ लूं, मैं फंक्शन इस टाइप का दे दिया, मैंने पूछा कि बताओ कहां से कहां तक की वैल्यू अचीव कर सकता है, तो इसके लिए भी आप यही बात बोलोगे कि सर ये प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक की सारी वैल्यूज अचीव कर सकता है, सारी रेंज दे सकता है। तो इसकी रेंज अगर ऑल रियल नंबर है तो इसको अपन ऑन टू तो बोल देंगे, है ना। ऑन टू फंक्शन तो ये हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 1 1 होगा कि मैनी 1 होगा, वो इसका f डैश x अपने को बताएगा कि कहीं पे ग्राफ पलट रहा है कि नहीं पलट रहा है। अगर पलट गया तो मैनी 1 हो जाएगा, कहीं नहीं पलटा, इंक्रीज ही होता रहा हमेशा या डिक्रीज ही होता रहा हमेशा, ठीक है। ये देखो f डैश x रखा है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस cos x। अब मुझे ये देखना है कि भैया ये जो आई है ना f डैश x जो आया है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्या हमेशा पॉजिटिव एक्सप्रेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो cos x के बारे में तो एक बात पता है, बच्चे को पता है कि cos x जो होगा वो -1 से 1 के बीच की वैल्यूज अचीव करेगा, ठीक है। मतलब ये -1 तक जा सकता है। बट अगर सोचो, अगर मैं ये बता दूं कि भैया इसकी जो रेंज है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो 1 से बड़ी ही है, तो क्या चीज हमेशा पॉजिटिव नहीं हो जाएगी? अगर सपोज ये हमेशा 1 से बड़ी ही रहेगा तो ये देखो -1 भी अगर हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये -1 भी हो जाएगा, और अगर ये 1 से बड़ा है तो ओवरऑल इसका सम तो पॉजिटिव आएगा। तो क्या एक क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या -d/4a नहीं होने वाली है ना, -d/4a। तो माइनस ऑफ b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर हो गया 4 -4ac, 4 3 12, 12 3 36 डिवाइडेड बाई 4a, 4 टाइम्स 3। देखो b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 4a है ना, -d/4a। तो ऊपर बन रहा है 32 डिवाइडेड बाई 12, 4 3 12, 4 8 32, 8/3। इसकी जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है वो 8/3 है, मतलब ये जो चीज है वो 8/3 से भी बड़ी है। तो मतलब अगर ये -1 भी हो गया तो भी इनका सम नेगेटिव तो नहीं आ रहा है। मतलब f डैश x जो होगा, है ना, इधर से अपन ये कमेंट कर सकते हैं कि f डैश x जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा।
ठीक है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू ही 8/3 है और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है, तो मिनिमम भी ऐड कर रहे हैं, मिनिमम भी ऐड कर रहे हैं, इसका मिनिमम प्लस इसका मिनिमम भी ऐड कर दोगे तो भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है। तो इसलिए f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और अगर f' हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो क्या बोलेंगे गाइस कि ये हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, मतलब 1 1 रहेगा, 1 1। ठीक है, तो ये हमेशा एक 1 1 फंक्शन होने वाला है, तो ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव का दर्जा दे देंगे इसको, है ना, बाइजेक्टिव की उपाधि दे दी जाएगी। बाइजेक्टिव की उपाधि उसी को मिलती है जो कि 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। अभी क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखेंगे अपने सामने एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो इसके बारे में कमेंट करना है कि कैसा होगा। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए आप अगर वो नोट देखोगे, मैंने साफ साफ लिखवा रखा है कि जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दे रखी हो जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक मैनी वन होगी हमेशा, है ना, हमेशा मैनी वन होने वाली है। ठीक है, क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर लूं, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर लूं, इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स होंगे, ये सारे मैनी वन फंक्शन होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, देख सकते हैं न्यूमरेटर के फैक्टर x इंटू एक्स माइनस 3 है, डिनोमिनेटर के फैक्टर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 है, तो कोई कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं गाइस, तो इसलिए अपन इसको डायरेक्टली बोल देंगे कि मैनी वन है, मैनी वन। ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, डायरेक्टली अपन इस पे कमेंट कर देंगे कि दिस इज गोइंग टू बी अ मैनी वन फंक्शन। अब ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है? ऑन टू कब होगा? ऑन टू तब होगा जब इसकी जो रेंज हम लोग निकालेंगे वो इसके कोडोमेन के ही इक्वल आ जाए, मतलब अगर इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर आ गई, अगर इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर आ गई तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए रेंज निकालते हैं। फिर इसकी रेंज निकालना आता है क्या आपको? क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज के बारे में कुछ बातें हमने करी थी जब अपन रेंज के बारे में बातें कर रहे थे, तो इसको लिख देंगे हम लोग इस तरीके से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसकी रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये बन रहा है वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सारी टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 3 माइनस 2y इक्वल टू 0। क्या ये बन रहा है क्या? एक्स स्क्वायर को कंबाइन किया, एक्स स्क्वायर उसमें से कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स वाई में प्लस 3x जब होगा, माइनस एक्स वाई में प्लस 3x जब होगा और उसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो माइनस एक्स टाइम्स वाई माइनस 3 एंड बाकी जो टर्म बच गई वो है माइनस 2y। तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग एज ए क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी होती है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहला स्टेप ये रहता है। सेकंड स्टेप इज कि ब्रिंग एवरी टर्म टू द सेम साइड एंड रिप्रेजेंट इट एज ए क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x, क्वाड्रेटिक की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद में थर्ड स्टेप ये होता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, याद करना क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज जब हमने करी थी तो वहां पे ये चीज हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, है ना गाइस। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे तो y माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू y माइनस 1, सी की वैल्यू माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए ये हो गया, c ये हो जाएगा माइनस 2y, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, वो मैंने लिख दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू इसको 0 कर देंगे। तो देखो क्या बन रहा है, y माइनस 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8 बन गया, तो प्लस 8 टाइम्स y माइनस 1 इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा बन रहा है। अब देखो यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे 8y स्क्वायर की टर्म बनेगी और y स्क्वायर एंड 8y स्क्वायर ऐड होके 9y स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, y स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर 9y स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 6y की टर्म है, यहाँ पे माइनस 8y की टर्म है, तो माइनस 6y माइनस 8y माइनस 14y बन जाएगा एंड प्लस जो कांस्टेंट टर्म आ रही है वो 9 आ रही है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके मैंने यहां पे लिख दिया है और इसको बोला है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखते हैं यहां से y की क्या वैल्यूज आ रही है। अगर y की वैल्यू ऑल रियल नंबर आ जाती है तब तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, बट अगर y की वैल्यू ऑल रियल नंबर नहीं आई तो इसको अपन इन टू फंक्शन बोलेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक को देखो जरा,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या इसके फैक्टर्स बना पाओगे आप? क्या इसके फैक्टर्स बना पाओगे आप? इसके फैक्टर्स नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है गाइस, इसका कोई रूट ही नहीं है। फैक्टर्स तब बन जाते जब इसका कोई रूट होता। इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है गाइस, इसका डिस्क्रिमिनेंट बच्चा लोग, हाँ जी, नेगेटिव है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक का हल्का सा मैंने ज्ञान दिया था कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होने वाली है। क्या ऑलवेज पॉजिटिव होगी क्या ये? हाँ जी सर। देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लो ना, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कैसा आया? डिस्क्रिमिनेंट चलिए कैलकुलेट करते हैं। 14 का स्क्वायर विच इज 256 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 4 इंटू 9 इंटू 9, क्या ये एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है? हाँ जी, पी स्क्वायर माइनस 4 थी, क्या ये एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है? यस सर। तो अगर ये एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है मतलब ये हमेशा पॉजिटिव, इसका कोई रूट नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव एक्सप्रेशन होगी। और अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन है तो इसके बारे में अपन बोल सकते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी होगी, क्या ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू होने वाली है? क्या ये हमेशा ही ट्रू है? हमेशा ट्रू कि भैया y की कोई भी वैल्यू रख दो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। y की कोई भी वैल्यू रख दो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होने वाली है। तो यहां पे y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर ओवर हियर। ठीक है, समझेंगे एक बार फिर से बातों को। क्या बातों को समझ रहे कि भैया हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सबको एक साइड लेके गए, ये कंडीशन लगानी होती है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की, ये कंडीशन लगाई तो y के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक बनी। अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब ये हमेशा ही पॉजिटिव है। अगर ये हमेशा ही पॉजिटिव है तो ये इनइक्वालिटी जो है, ये जो इनइक्वालिटी बोल रहा है वो y की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। ठीक है, अगर ये y की हर वैल्यू के लिए ट्रू है तो यहां पे आ जाएगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब इसकी रेंज ऑल रियल नंबर आ गई। तो अगर इसकी रेंज ऑल रियल नंबर आ गई तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो रेंज एंड कोडोमेन सेम आ गई, तो रेंज भी अगर ऑल रियल नंबर है तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया। तो ये मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन हम लोग बोलेंगे इसको, मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्लियर इतनी बात है? हाँ जी, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं सिमिलर, ताकि और क्लैरिटी मिले हमें कि यार पिछले में क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था। ये जब कंपैरिजन करोगे, समझा मैं दूंगा, सोचोगे आप, कंपैरिजन आप लोग करोगे, तो जब आप कंपैरिजन करोगे आपको क्लैरिटी और ज्यादा मिलती चली जाएगी। जैसे ये भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक देखेंगे, इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसको अपन मैनी वन तो बोल ही सकते हैं डायरेक्टली। मैनी वन के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होगी मैनी वन फंक्शन होने वाला है। दूसरी चीज, अब ये ऑन टू है कि नहीं है वो डिपेंड करता है कि इसकी रेंज क्या आएगी। इसकी कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर दे रखी है, अगर इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर आ गई तो ये ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। रेंज निकालने के लिए फिर से इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 8x इंटू वाई प्लस 18y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30। अब सबको एक साइड लेके आओ और एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो पहली वाली टर्म में ये बनने वाला है ना, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1। सेकेंड वाली टर्म में से माइनस एक्स कॉमन लिया तो माइनस एक्स टाइम्स 8y प्लस 4। थर्ड में ये बन रहा है प्लस 18y माइनस 30 इक्वल टू 0। ध्यान से इसको देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टेप खा गया हूँ, थोड़ी सी मेंटल कैलकुलेशन करी गई है, तो वो मेंटल कैलकुलेशन में चाहता हूँ आप लोग भी सीखे, आप लोग भी करें। एक साइड लेके गए, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1, फिर ये देखो माइनस 8xy माइनस 8xy एंड प्लस 4x, इस साइड जाके माइनस 4x बनेगा। माइनस 8xy एंड माइनस 4x में से माइनस x कॉमन लोगे तो माइनस x टाइम्स 8y प्लस 4 बनने वाला है, और बाकी जो टर्म बची वो है 18y माइनस 30। क्लियर? क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स बना दी। अब ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स बनाने के बाद में इस पे कंडीशन लगाओगे कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, b का स्क्वायर मतलब 8y प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू y माइनस 1, सी की वैल्यू 18y माइनस 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये बनेगा। देखो क्या ये डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है?
अब इसमें भी जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको अगर अपन आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी इन टर्म्स ऑफ y। अगर वो क्वाड्रेटिक हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ गया, है ना, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हुआ था। वो जो क्वाड्रेटिक बनी थी वो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था, इसलिए वो क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव थी। याद है पिछला सवाल कि पिछले सवाल में हमने देखा था एक जो क्वाड्रेटिक बन के आई थी y के टर्म्स में उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था, तो मतलब वो हमेशा ही पॉजिटिव थी, हमेशा ही पॉजिटिव थी, तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ गया कि हर वैल्यू ऑफ y के लिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने वाली है। तो अब इसको भी क्वाड्रेटिक बनाते हैं, देखते हैं क्या ये हमेशा पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही, है ना। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें से मैंने 4 कॉमन ले लूंगा बाहर, 4 बाहर जाएगा तो 16 बाहर जाएगा, अंदर बच जाएगा 2y प्लस 1, है ना। इसमें से 4 कॉमन लूंगा तो 16 बाहर जाएगा, अंदर बच जाएगा 2y प्लस 1। समझो बातों को। तो ये बन रहा है 16 टाइम्स 2y प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 18y माइनस 30 में से 6 बाहर ले सकते हो, 6, तो 6 इंटू 4, ठीक है, 6 इंटू 4 24 बन जाएगा, राइट। तो 6 इंटू 4 24 बन गया, तो 24 इंटू वाई माइनस 1 इंटू इसमें से 6 बाहर गया तो 3y माइनस 5 बच जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये जो 16 और 24 इसको हटाओगे, 4 से डिवाइड कर दो, है ना, 8 से डिवाइड कर दो, इनफैक्ट 8 2 16, 8 3 24, 8 2 16, 8 3 24। तो ये बन रहा है 2 टाइम्स 2y प्लस 1 का स्क्वायर विच इज 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स 8 से डिवाइड कर दिया इस इनइक्वालिटी को, माइनस 3 टाइम्स y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 5, मतलब ये बन रहा है 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5y विच इज माइनस 8y माइनस 1 इंटू माइनस 5 विच इज प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। अब देखो अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। y स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहां पे 8y स्क्वायर, यहां पे माइनस 9y स्क्वायर, 8y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर मतलब माइनस y स्क्वायर, ठीक है। y का कोफिशिएंट देखो 4 2 8, 8y प्लस 24y, 8y प्लस 24y दैट विल बी प्लस 32y, राइट, है ना, मजा आ रहा है। 2 इंटू 1 2, माइनस 3 इंटू 5 15, 2 माइनस 15 मतलब माइनस 13 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बन रहा है। अब देखो यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई किया मतलब इसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना दिया, तो y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 13 लेस देन और इक्वल टू 0, ये इनइक्वालिटी बनी है, ठीक है, ये इनइक्वालिटी बनी है। तो मेरा सवाल ये है कि भैया आपने को ऑन टू और इनटू पे कमेंट करना है ना। ऑन टू कब होगा? ये ऑन टू तब हो जाता जब y हर रियल नंबर के लिए, y हर रियल नंबर के लिए ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव ही होती, तो जो कि अपन ऑब्वियसली देख सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक अपवर्ड पैराबोला बनने वाली है जिसका डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0 है। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, एक ये अपवर्ड पैराबोला बन रही है। अपवर्ड पैराबोला बन रही है मतलब कभी खुशी कभी गम है इसकी जीवन में, मतलब ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं है, कुछ तो पोर्शन आएगा जहां पे ये लेस देन और इक्वल टू 0 भी होने वाली है, और वही y की वैल्यूज अपन सेलेक्ट करेंगे। ये जो पोर्शन आएगा अल्फा से बीटा, अल्फा बीटा जिसके इसके रूट्स हो गए, तो अल्फा से बीटा वाला पोर्शन ही आएगा जहां पे ये लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगी, है ना। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, चमक गया, आपको लगेगा वाह यार, और बहुत इजी भी है ना। कई बार जो कॉन्सेप्ट बहुत ऑब्वियस होते हैं ना वहां पे बच्चों को दिक्कत आती है समझने में, और ये वन ऑफ दी वेरी ऑब्वियस कॉन्सेप्ट है कि इस क्वाड्रेटिक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो दो जगह पे कट कर रहा है, और अगर दो जगह पे कट कर रहा है तो कहीं पे तो नेगेटिव रहेगा, कहीं पे तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और वही y की वैल्यूज अपन सेलेक्ट करेंगे, मतलब यहां पे y इज नॉट ऑल रियल नंबर, इसकी जो रेंज आने वाली है वो ऑल रियल नंबर नहीं आएगी, है ना। इसके दो फैक्टर्स भी बन जाएंगे बट वो फैक्टर्स बहुत गंदे बनेंगे, इतने इजी नहीं है इसके फैक्टर्स बनाना, ठीक है। इरेशनल टाइप बन रहा है ना। 32 का हो जाएगा क्या वैसे, 8 4 32, वो 12 हो रहा है, ठीक है। पर क्यों बनाने फैक्टर्स, है ना, इसलिए मैंने बोला फैक्टर्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो इसके फैक्टर्स बना के अपन बता देते कि y की वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में ही आ रही है,
बट उसी चीज को आप डायरेक्टली समझना कि हाँ भैया ये तो अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, ये हमेशा नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, मतलब y हर रियल नंबर नहीं हो सकता, और अगर y हर रियल नंबर नहीं है मतलब इसकी रेंज हर रियल नंबर नहीं है. Its range is not all real number, and because its range is not all real number, we can say that this is going to be an into function. Into function. Because its range is not all real number, that is why it is an into function. So this is a many one and into function. Are we clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पे जेई मेंस 2019 में पूछा गया सवाल कि हमारे सामने एक फंक्शन दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है, इसको डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि ये तो इसकी डोमेन बता दी और ये इसकी कोडोमेन बताई है, बताई नहीं है ना, बता दिया कि कोडोमेन कोई सेट ए है, कोडोमेन कोई सेट ए है, ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, और इसको बोल दिया सर्जेक्टिव. सर्जेक्टिव का मतलब समझते हो ना, ऑनटू. ऑनटू का मतलब हो गया कि इसकी जो रेंज होने वाली है ना वही इसकी कोडोमेन होगी, इसकी जो रेंज होगी वही इसकी कोडोमेन होने वाली है. कोडोमेन को सेट ए बोला गया है, वही आपसे पूछा गया है कि बताओ इसकी कोडोमेन क्या होने वाली है ना. तो कोडोमेन ही तो सेट ए है, तो सेट ए क्या होगा, इसकी रेंज होने वाली है, तभी जाके ये सर्जेक्टिव फंक्शन बनेगा. तो आपसे सेट ए पूछा गया है, मतलब आपसे इसकी रेंज पूछी गई है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक. और जब भी हम क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं तो चलिए आ जाइए रेंज निकालते हैं इसकी. तो ये बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई इज द फर्स्ट स्टेप. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ब्रिंग एवरी टर्म टू द सेम साइड गाइस. तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में सब जीरो बन गया, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई माइनस वाई बन जाएगा. देखो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई माइनस वाई, ऐसी कुछ क्वाड्रेटिक बन रही है ना. एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई और ये प्लस वाई राइट हैंड साइड में जाके माइनस वाई बन गया. ऐसी कुछ क्वाड्रेटिक बन रही है एक्स के टर्म्स में, जिसको अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म्स में देखोगे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के टर्म्स में देखोगे तो यहां पे समझ में आ रहा है ए की वैल्यू तो 1 प्लस वाई है, ए की वैल्यू तो 1 प्लस वाई है विच इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. बी यहां पे 0 है गाइस, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं मौजूद यहां पे, term of x is not present over here, so the value of b is 0 and the term independent of x is c, and here c is -1, c is equal to -1. तो कंडीशन लगाएंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, वही कंडीशन लगाते हैं अपन लोग. तो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 विच इज बी स्क्वायर. बी तो 0 है, तो 0 माइनस 4 इंटू ए, द वैल्यू ऑफ ए इज 1 प्लस वाई एंड द वैल्यू ऑफ सी इज माइनस वाई. ठीक है ना. बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यहां पे देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 से डिवाइड करोगे तो ऐसा बन रहा है, देखो 1 प्लस वाई इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नेगेटिव नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी पॉजिटिव बन चुका है, इनइक्वालिटी बदलने की कोई भी जरूरत यहां पे नहीं है. तो अगर 1 प्लस वाई इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसको अपन वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे. तो इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 एंड 0 है ना, ये वाला फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट -1, इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट 0 आ रहा है. एक्सट्रीम राइट में हम लोगों को पॉजिटिव साइन मिलेगा, फिर अपने को एक नेगेटिव साइन मिलेगा, फिर एक पॉजिटिव साइन मिलेगा. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला गया है, तो ये वाला पोर्शन उठाओगे आप एंड ये वाला पोर्शन उठाओगे आप. ठीक है, तो कौन सा वाला पोर्शन उठाया, y बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी. ये हमने इसकी रेंज निकाली है. बट एक फाइनल स्टेप कर देना, चेक करने का स्टेप. ये तो इसकी रेंज आ गई. अब फाइनल स्टेप जो चेक करने का स्टेप होता है, वेरिफिकेशन स्टेप, दैट इज कि जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 0 आ जाए, जब ये क्वाड्रेटिक ही ना रहे, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गई तो वहां पे कोई दिक्कत है क्या? और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहां 0 आ रहा है, y इज इक्वल टू -1 पे 0 आ रहा है. तो अगर y की जगह -1 पुट कर रहा हूं तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, y इज इक्वल टू -1? तो y की जगह पे अगर -1 पुट करता हूं तो ये देखो y की जगह -1 पुट करती है 0 बन जाएगा, ये माइनस ऑफ -1 +1 बन जाएगा, है ना.
तो y इज इक्वल टू -1 डज नॉट सेटिस्फाई दिस। यहां पे अपन लिखेंगे कि y इज इक्वल टू -1 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। बस यही फाइनल चेक करने का स्टेप था कि जहां पे ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बच रही है, जहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो रहा है, जो कि y इज इक्वल टू -1 पे हो रहा है, तो y की जगह -1 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। देखो 0 इज इक्वल टू +1 इज नॉट करेक्ट, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो y इज इक्वल टू -1 को हमें हटाना पड़ेगा, इसको रेंज में से हटाना पड़ेगा। तो फाइनल रेंज आएगी वो आएगी y बिलोंग्स टू -∞ टू -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 0 टू ∞। ये फाइनल रेंज आ रही है, ठीक है। -1 को हटा दिया है, यूनियन क्लोज ब्रैकेट 0 टू ∞। बाकी किसी को हटाने की जरूरत नहीं है। देखो बाकी हर कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, बस यहीं पे ही एक लोचा फंस रहा था कि यार जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी तो हर वैल्यू ऑफ y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। जैसे 0 रख दोगे सेटिस्फाई करेगा, y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू भी 0 आ गई। 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखो 0,0 सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। तो बाकी हर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है ना। तो ये इसकी रेंज आ चुकी है और यही रेंज सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, है ना। यही रेंज सेट ए होगा। तो -∞ टू -1 यूनियन 0 टू ∞। कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। तो इसको मतलब अलग तरीके से लिख रहे हैं। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, सारे रियल नंबर में से हमने कौन सा वाला पार्ट हटाया है? -1 हटाया है, -1 हटा दिया तो -1 हटा देंगे। -1 से 0 तक अपन ने हटा दिया है, -1 से 0 तक हटा दिया है, 0 नहीं हटाया है, ठीक है। तो इसी चीज को अपन ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्लोज ब्रैकेट -1 टू ओपन ब्रैकेट 0, ठीक है। देखो -∞ टू -1, ठीक है। तो मतलब सारे रियल नंबर ले रहे हैं, -1 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर से -1 को हटा दिया और -1 से 0 तक की सारी वैल्यूज अपने को हटानी है, 0 नहीं हटाना है, इसलिए 0 पे ओपन ब्रैकेट। तो इसी चीज को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्लोज ब्रैकेट -1 टू 0, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट -1 टू ओपन ब्रैकेट 0, ये हमारा आंसर होना चाहिए। चलो ऑप्शन डी, ठीक है। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्लोज ब्रैकेट -1 टू ओपन ब्रैकेट 0, ये इसकी कोडोमेन होगी, यही इसकी रेंज है। तो मजेदार सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था, सोचना, करने की कोशिश करना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। नाउ let a function f0 to infinity to 0 to infinity be defined by fx is equal to modulus of 1 minus 1 by x, then f कैसा है? इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, नहीं है। इंजेक्टिव का मतलब समझते हो ना, 1 1। सर्जेक्टिव का मतलब हो गया ऑन टू, ठीक है। तो फंक्शन f के बारे में अपने को कमेंट करना है। अब इस फंक्शन को देखें, इसका ग्राफ बना लो। सबसे बेस्ट ये रहता है कि इसका ग्राफ ही बना लो। इसका ग्राफ बनाना अपने को आता है। एक बार हमने ग्राफ बना दिया तो ग्राफ से हम लोग बहुत इजीली कमेंट कर सकते हैं कि 1 1 है कि मैनी 1 है, ऑन टू है कि इन टू है। तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ आता है क्या बच्चा लोग आपको? y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ हर बच्चे को आता है, राइट, है ना। मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं सबसे पहले, y इज इक्वल टू 1/x। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाई देगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ दिखाई देगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी x एंड y का प्रोडक्ट एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव हो गए तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, y इज इक्वल टू 1/x, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। अगर हमें y इज इक्वल टू -1/x का ग्राफ बनाना है तो y इज इक्वल टू -1/x का ग्राफ बनाने के लिए इसकी मिरर इमेज ले लेंगे, है ना। इसकी मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट x एक्सिस। तो x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला ग्राफ इधर आ जाएगा, इसको इधर पटक देंगे, ठीक है। तो ये बन गया इस तरीके से, राइट। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -1/x। नाउ ये ग्राफ y इज इक्वल टू -1/x को आ गया। x इंफिनिटी जा रहा है तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, x माइनस इंफिनिटी जा रहा है तो भी ये 0 को अप्रोच कर रहा है ना। इस तरीके का इसका ग्राफ रहने वाला है, ठीक है।
अब इसके अंदर मैं 1 ऐड कर रहा हूं, अगर इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बाई 1 यूनिट, ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बाई 1 यूनिट। अगर मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स, तो इसी ग्राफ को 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दो। तो इस ग्राफ को अगर हमने 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट किया तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना। अभी ये 0 को अप्रोच कर रहा है, अब यही ग्राफ 1 को अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दिया और ये वाला भी 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। ये y इज इक्वल टू 1 को अप्रोच करता हुआ ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करोगे, राइट, तो ये y इज इक्वल टू 1 को अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके का ग्राफ अपने को मिलने वाला है, y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स। अब इसका अगर मॉड्यूलस ले लिया तो मॉड्यूलस क्या करेगा कि जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको पॉजिटिव में ट्रांसफर कर देगा, बाकी जो ऊपर है उसको ऊपर ही रखेगा, जो नीचे है उसको ऊपर ट्रांसफर कर देगा। तो जो नीचे है उसको अगर मैं ऊपर ट्रांसफर करूं तो क्या ऐसा बनने वाला है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स, है ना। ये हमने फाइनली ग्राफ बना दिया, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स। एक बार खुद से स्टार्टिंग से सोचना कि y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ कैसे होगा, y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, फिर उसका मॉड्यूलस लेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो फाइनली ऐसा ग्राफ बनने वाला है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। अब इसकी रेंज, पहले तो ये बताओ 1 1 है कि मैनी 1 है, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास कर रही है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इफ आई ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या ये इसको एक से ज्यादा जगह पे कट कर पा रही है। तो यस, देयर आर मेनी हॉरिजॉन्टल लाइंस व्हिच इज कटिंग दिस ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट, हेंस दिस इज अ मैनी 1, है ना। मैनी 1 तो हो ही चुका है, मैनी 1, ठीक है। अब ऑन टू है कि इन टू है, इसके लिए कमेंट करने के लिए इसकी रेंज पता होनी चाहिए। अब इसकी रेंज देखो, रेंज मतलब मिनिमम से मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आ रही है ना, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो 0 से लेके ये जो ग्राफ है इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज कवर कर रहा है, तो इसकी जो रेंज हो गई, रेंज इज क्लोज ब्रैकेट 0 टू ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी। तो मैनी 1 है, रेंज इसकी ये आ रही है। अब देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना है अपने को ना, ठीक है। अभी भी मैनी 1 तो है ही, अगर इसकी डोमेन सिर्फ 0 से इन्फिनिटी के बीच में ले रहा हूं तो मतलब सिर्फ अपने को ये पॉजिटिव वाला पोर्शन लेना है, मतलब अभी भी ये मैनी 1 तो आ ही रहा है। अब ये इसकी कोडोमेन दी गई है, कोडोमेन दी दी। अब कोडोमेन क्या दी है, ओपन ब्रैकेट 0 से इन्फिनिटी, रेंज क्या आ गई, क्लोज ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी। ये क्या पंगा फंस गया, और इसीलिए इस क्वेश्चन को बोनस क्वेश्चन दे दिया गया था, है ना। ये बोनस क्वेश्चन है, ठीक है। बोनस क्यों है, क्योंकि यहां पे उन्होंने शायद एक प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी, यहां पे क्लोज ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी होना चाहिए था। अगर यहां पे भी क्लोज ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी होता तो रेंज एंड कोडोमेन सेम आ जाता, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। बट अभी क्या दिक्कत हो रही है, अभी ये फंक्शन ही नहीं है, अभी ये फंक्शन ही नहीं है गाइस, ठीक है। रेंज देखा जाए तो रेंज जो है वो कोडोमेन से बड़ी है, रेंज कोडोमेन से बड़ी हो गई, ये फंक्शन ही नहीं होने वाला है। और मैं रीजन बताता हूं कि ये फंक्शन क्यों नहीं है। देखो गाइस कि x इज इक्वल टू 1 पे y 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। x इज इक्वल टू 1 पे क्या y की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब यहां पे जो 1 होने वाला है वो 0 से रिलेट होगा। बट अगर कोडोमेन से मैं 0 ही हटा दूं तो 1 का कोई इमेज ही नहीं आई, और अगर 1 की इमेज ही नहीं आई, और यही तो होता है फंक्शन का बेसिक कि हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, हर इनपुट पे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। इनपुट मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, आउटपुट 0 आना चाहिए, बट यहाँ पे कोडोमेन इसने ओपन ब्रैकेट 0 दे दिया, तो गलत बात हो गई ना। मतलब हर इनपुट का आउटपुट है नहीं, मतलब ये फंक्शन ही नहीं है। तो जिसमें दे रखा है ये फंक्शन ही नहीं है, ये बोनस क्वेश्चन हो गया था। बट अगर यहाँ पे मैं हल्का सा चेंज कर दूं, क्लोज ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी, तो ये एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। हल्का सा चेंज कर दिया, क्लोज ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी, अब ये एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, अब ये ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो ये ऐसा ये क्वेश्चन दिया गया था जेईई मेंस में। आर वी क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी गाइस, तो अब देखते हैं इस सवाल की तरफ। ये जेईई
एडवांस 2012 में पूछा गया सवाल है और एडवांस के लेवल के हिसाब से ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक क्यूबिक दे रखी है ना, बट ध्यान रखना ये क्यूबिक ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर के बीच में नहीं डिफाइंड, यहाँ पे क्यूबिक के पर काट दिए गए हैं, मतलब इसकी जो x की वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच में रख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसके अंदर हमें कमेंट करना है कि भैया ये 1 1 है, ऑन 2 है या फिर नहीं है, तो इसके अंदर हम लोग ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाना बहुत ही आसान काम है, एक क्यूबिक का ग्राफ बनाना बहुत ईजी है। कि सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, ये देखेंगे कि एफ डैश एक्स कहां कहां जीरो आ रहा है। सो द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, जिसमें से 6 कॉमन लिया तो ये बन रहा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जो कि बेसिकली दो फैक्टर्स हो गए, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये एफ डैश एक्स हो गया। जब भी एफ डैश एक्स या फिर जब भी कोई एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स लिख रखी हो तो हम बता सकते हैं कि एक्सप्रेशन कहां पॉजिटिव होने वाली है, कहां पे नेगेटिव होने वाली है, यूजिंग द वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वेवी कर्व मेथड से अपन बता सकते हैं कि भैया x लेस देन 2 होगा तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, 2 से 3 के बीच की अगर वैल्यू है x की तो एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा, मतलब डिक्रीजिंग होगा, और 3 के राइट की अगर वैल्यू लोगे तो फिर से इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि देखो जब तक x बराबर 2 नहीं हो जाता, इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा। ये तो हो गया x बराबर 2, यहां पे x कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है, कुछ y कोऑर्डिनेट यहां पे होगा, तो इधर तो x कोऑर्डिनेट 2, 2 से पहले f डैश x पॉजिटिव है। f डैश x कैसे कमेंट करते हैं कि यहां पे टेंजेंट खींची, और अगर ये टेंजेंट है ना, अगर ये टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ में, मतलब f डैश x पॉजिटिव है, और दिख रहा है ना यार इंक्रीजिंग है, इंक्रीज हो रहा है। फिर 2 से 3 के बीच में यहां पे x कोऑर्डिनेट 3 है गाइस, 2 से 3 के बीच में डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, 3 के बाद में वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनने वाला है। ओके, तो यहां पे कहीं x बराबर 0 होगा, 0 पे मैं देखना चाहता हूं वैल्यू, देखो 0 से 3 के बीच का ही ग्राफ अपने को देखना है, 0 से लेके 3 के बीच के ग्राफ को अपने को गौर फरमाना है। ठीक है, जैसे यहां पे कहीं x बराबर 0 हो गया और 0 से लेके बस 3 तक, बस इतना ही ग्राफ अपने को देखने का है। ठीक है, अब ये मैनी वन तो हो ही चुका है, साफ साफ देख सकते हैं कि मैनी वन होगा ये वाला फंक्शन, है ना। 2 के ऊपर देखो, इसके आगे देख सकते हैं मैनी वन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो 2 जगह पे कट कर दिया। तो अगर मैं इतना सा ही पोर्शन ले रहा हूं, बाकी सबको हटा दो, ठीक है, बस ये व्हाइट वाला पोर्शन इतना सा देखेंगे 0 से 3 के बीच में, तो मैनी वन फंक्शन तो अपने को दिखाई दे रहा है। अब ऑन टू है कि नहीं है वो डिपेंड करेगा कि ये जो इसकी कोडोमेन है, क्या रेंज भी इसकी यही आ रही है इस इंटरवल में, कोडोमेन 1 से 29, और मैं देखना चाहता हूं कि भैया 0 से 3 तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या 29 अचीव कर पा रहा है, क्या मिनिमम वैल्यू इसकी 1 आ रही है। तो 0 के ऊपर चेक किया, x बराबर 0 पे देख सकते हैं f ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ रही है, राइट। x की वैल्यू 0 पुट करोगे, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ गई, मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि 0 पे तो वैल्यू 1, इसकी मिनिमम वैल्यू तो 1 ये अचीव कर लेगा। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, क्या ये 29 अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर इसने ये वैल्यू 29 अचीव कर ली तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान है ना। ग्राफ का बस अपने को आइडिया लग जाएगा कि देखो 2 से पहले एफ डैश एक्स बता देगा किस टाइप का ग्राफ होने वाला है, कि 2 से पहले तो इंक्रीजिंग है, 2 से 3 के बीच में डिक्रीजिंग है, 3 के आगे इंक्रीजिंग है, बट अपने को सिर्फ 0 से 3 के बीच का ग्राफ देखना है। मैनी वन तो अपने को दिख ही रहा है। ऑन टू के लिए हम चेक करेंगे कि भैया इसकी मिनिमम वैल्यू क्या 1 आ रही है, हाँ जी 1 आ रही है, एंड क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू 29 हमें दिखाई दे रही है क्या। तो x की जगह अगर 2 पुट करता हूं तो देख लो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही है ना, यही तो मैक्सिमम है, यही मैक्सिमम वैल्यू है। अगर ये 29 आ गई तो ठीक है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू चेक करेंगे तो 2 इंटू 2 क्यूब मतलब ये 16 बन गया, माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर, 15 4 जा 60, प्लस 36 इंटू 2 दैट इज 72 प्लस 1, दिस इज द वैल्यू फॉर f ऑफ 2, जिसको कैलकुलेट करते हैं। देखो 16 माइनस 60 44 हो गया, 73 माइनस 44, 73 माइनस 44 29, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो f ऑफ 2 की वैल्यू 29 हमें दिख गई, मतलब यहां पे जो वैल्यू आ रही है वो 29 आ रही है गाइस। तो मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 29। 3 पे वैल्यू चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसने 1 अचीव कर दी, जो अपने को चाहिए था कर लिया इसने अचीव। तो ये कैसा होने वाला है, ऑन टू फंक्शन होने वाला है। इसकी रेंज 0 से 3 के इंटरवल में, इसकी जो रेंज आ गई इस इंटरवल में दैट इज 1 to 29 ओनली। इस इंटरवल में इसकी रेंज भी यही है, कोडोमेन भी यही है, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, बट 1 1 नहीं होगा, मैनी वन फंक्शन है। तो
क्या आ जाएगा, ऑन टू बट नॉट 1 1। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, एडवांस के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत आसान सवाल है ये। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन, है ना, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि हो गया एफ ऑफ जी एक्स, एक फंक्शन एफ है जिसके अंदर इनपुट जो डाल रहे हैं वो दूसरा फंक्शन है जी एक्स। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने फंक्शन एफ एक्स डिफाइन किया है जैसे साइन ऑफ एक्स, एंड फंक्शन जी एक्स डिफाइन कर दिया टेन ऑफ एक्स लेस से, ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स यहां पे हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हो गया कि फंक्शन एफ में एक्स की जगह पे जो इनपुट है वो जी एक्स है ना। एक्स की जगह पे अगर इनपुट में जी एक्स रखूं तो क्या ये साइन ऑफ जी एक्स बन जाएगा, क्या ये साइन ऑफ जी एक्स बन जाएगा? तो एफ ऑफ जी एक्स हो गया, ठीक है, साइन ऑफ जी एक्स, राइट, साइन ऑफ जी एक्स। फंक्शन एफ में एक्स की जगह पे जी एक्स रख दिया, तो दिस इज साइन ऑफ जी एक्स एंड पुट द वैल्यू फॉर जी एक्स, द वैल्यू फॉर जी एक्स इज 10x, सो दिस इज बेसिकली साइन ऑफ 10x, ठीक है, ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू। अगर आपसे जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पूछी गई है तो अब आप फंक्शन g में x की जगह अगर एफ एक्स रखोगे तो ये tan ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। tan ऑफ एफ एक्स मतलब tan ऑफ साइन x, ठीक है, tan ऑफ साइन x। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल कंपोजिट फंक्शन के ऊपर कि इसका मतलब अगर एफ ऑफ जी एक्स है तो फंक्शन एफ को देखना, उसके अंदर जहां जहां एक्स लिखा है वहां वहां जी एक्स पटक देना, फिर जी एक्स की जो भी वैल्यू है पुट कर देना, एफ ऑफ जी एक्स निकल गया, जी ऑफ एफ एक्स निकल गया। इसी को ही एरो डायग्राम से हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि देखो अगर कोई फंक्शन जी डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन जी डिफाइंड है, एरो डायग्राम से समझना। देखो जी के जो आउटपुट है ना वो एफ के लिए इनपुट है ना, जी जो आउटपुट दे रहा है वो एफ के लिए इनपुट है। तो फंक्शन जो एफ डिफाइंड है वो सेट बी से सेट सी, अब देखो g का जो आउटपुट आ रहा है वो f के लिए एक तरीके से इनपुट है, तो दिस इज द फंक्शन f ऑफ जी एक्स, है ना। ये जो यहां से यहां तक सेट a से सेट c तक का जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज द फंक्शन f ऑफ जी एक्स, क्लियर है ना। f ऑफ जी एक्स मतलब g का जो आउटपुट वो f के लिए इनपुट, तो दिस फंक्शन इज f ऑफ जी एक्स, है ना, सिंपल है। तो चलिए इस पर कुछ बातें करते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, एफ एक्स अपने को ये दे दिया गया है, हमें एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, एफ एक्स पुट करना है। एक्स की जगह एफ एक्स पुट करेंगे तो एफ ऑफ एफ एक्स आ गया एफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ एक्स, राइट। एफ एक्स है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे एफ एक्स पुट करेंगे तो ये मिलेगा एफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ एक्स, राइट। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है गाइस, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना। एफ एक्स की अपन वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ओके। ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो क्या बन रहा है, न्यूमरेटर में एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, टेक दी एलसीएम, न्यूमरेटर में एक्स और ये 1 माइनस एक्स बनेगा, तो 1 माइनस एक्स ये डिनोमिनेटर में बनने वाला है। देखो एलसीएम लिया अपन ने, तो न्यूमरेटर में x अपॉन 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा x अपॉन 1 माइनस 2x, ठीक है। दैट इज आवर फंक्शन f ऑफ एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन रहा f ऑफ एफ एक्स। कैलकुलेशन में आई होप कहीं कोई दिक्कत नहीं है इधर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां पे जनरली बच्चों को दिक्कत आती है कि जब कंपोजिट फंक्शन है ना, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, ये कैसे हो गया कि नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है कि x लेस देन 0 के लिए इस तरीके से डिफाइंड है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इस तरीके से डिफाइंड है ना। यहां पे देखेंगे तो x लेस देन 0 के लिए ऐसा डिफाइंड है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए इस तरीके से डिफाइंड है। तो यहां पे क्या अप्रोच रहनी चाहिए, तो फिर से लॉजिक समझना, एक बहुत ही लॉजिकल सी अप्रोच है, वो लॉजिकल अप्रोच अपन लगाएंगे। सबसे पहले गाइस अपने को g ऑफ एफ एक्स निकालना है, g ऑफ एफ एक्स मतलब फंक्शन g में x की जगह पे एफ एक्स पुट करना है, राइट। फंक्शन g में x की जगह पे एफ एक्स पुट करना है, तो कर दीजिए। तो करते हैं तो क्या मिल रहा है, देखो g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x की जगह एफ एक्स पुट करेंगे तो ये बन रहा है एफ एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर 1/3, है ना।
व्हेन एफ एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है, व्हेन एफ एक्स इज लेस देन जीरो, x की जगह एफ एक्स पुट करेंगे तो एफ एक्स माइनस वन रेज़ टू द पावर 1/3, यहां पे x लेस देन जीरो की जगह एफ एक्स लेस देन जीरो आ जाएगा, x की जगह पे एफ एक्स पुट कर रहे हैं। ये गलती मत करना, यहां पे x लेस देन जीरो मत रहने देना, यहां पे चेंज कर देना, ठीक है। अब यहीं पे देखा जाए x की जगह एफ एक्स पुट करेंगे तो ये बनेगा एफ एक्स प्लस वन होल रेज़ टू द पावर 1/2 व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, है ना। x की जगह एफ एक्स पुट करेंगे तो ये बन रहा है, देखो क्लियर रहती बात है। तो ये हमने g ऑफ एफ एक्स तो लिख दिया है, इतना लिख दिया है, अब आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। एफ एक्स की भी कुछ कुछ वैल्यूज है ना। समझो इसका मतलब कि जब एफ एक्स नेगेटिव है तो एफ एक्स माइनस वन की पावर 1/3 होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एफ एक्स नेगेटिव कब है? तो सबसे बेस्ट सिनेरियो रहता है कि एफ एक्स का ग्राफ बना लो। अगर एफ एक्स का ग्राफ बना लिया तो ग्राफ आपको बता देगा कि कहां एफ एक्स नेगेटिव है, कहां एफ एक्स एक्स एक्सिस के नीचे है, कहां पे एफ एक्स पॉजिटिव है, ग्राफ सब बता देगा। और इसका ग्राफ बनाना बहुत ईजी है। तो अपन ग्राफ बनाने वाले हैं किसका? एफ एक्स का ग्राफ बनाने वाले हैं, क्योंकि यही तो चेक करना है कि भैया एफ एक्स नेगेटिव कहां आ रहा है, एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कहां पे आ रहा है। तो चलिए एफ एक्स का ग्राफ बनाते है ना। देखो लॉजिकल है स्टेप, हर एक स्टेप बहुत ही ज्यादा लॉजिकल स्टेप है गाइस। तो एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जब x लेस देन जीरो है तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है 1 प्लस एक्स क्यूब। जब x लेस देन जीरो है तो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं 1 प्लस एक्स क्यूब। अच्छा एक्स क्यूब का ग्राफ जानते हो ना आप सब लोग? देखो ऐसा एक्स क्यूब का ग्राफ रहता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। इसमें 1 ऐड कर दोगे तो ऐसा ग्राफ रहेगा 1 प्लस एक्स क्यूब का, है ना। ये जो ग्राफ है ये 1 प्लस एक्स क्यूब का ग्राफ है, राइट। दिस इज द ग्राफ फॉर 1 प्लस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के ग्राफ में 1 ऐड कर दिया, बट वो कब बनाना है? जब x लेस देन जीरो है, मतलब यही वाला पोर्शन अपने को उठाने का है, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स क्यूब, x इज इक्वल टू जीरो पे अपन देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 है, x इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ पे ऐसा इसका ग्राफ बनेगा जिसको कि व्हाइट पेन से बनाता है, चलिए ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब व्हेन x इज लेस देन जीरो। सिर्फ x लेस देन जीरो वाले पोर्शन में 1 प्लस एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे, इस तरीके का बनने वाला है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। देख सकते हैं कि जब x माइनस वन होगा तब y जीरो हो रहा है, जब x माइनस वन है तो y जीरो हो रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा -1,0। क्लियर इतनी बात है। जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो हमें x स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ बनाना है गाइस। अब x स्क्वायर का ग्राफ बच्चा बच्चा जानता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर माइनस वन। और ये कब बनाना है? सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए ऐसा ग्राफ आएगा, है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ का ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो x बराबर जीरो पे y की वैल्यू -1 है, और ये वाला पॉइंट अपन इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि यहां पे इक्वालिटी है। x बराबर जीरो पे y की वैल्यू -1 है, और ये वाला पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि यहां पे इक्वालिटी है। और इसके आगे का ग्राफ ऐसा बनेगा, दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये देखो मैंने एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लिया है, समझो जरा बात को, फिर से देखो जरा, मेकिंग सेंस बना रही है ना चीजें। कि देखो x लेस देन जीरो के लिए तो अपन ग्राफ बना रहे हैं 1 प्लस एक्स क्यूब का, एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए हम लोग ग्राफ बना रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का, ठीक है। ये पॉइंट इंक्लूडेड है क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लेस देन जीरो, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। तो इन बारीक बातों का अपन ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखोगे सब दिखाई देगा। ओके ओके गाइस, अब हमें एफ एक्स जब लेस देन जीरो है, अब अपने को देखना है कि एफ एक्स लेस देन जीरो कब आ रहा है। एफ एक्स लेस देन जीरो कब आ रहा है, ग्राफ अपने को बता देगा कि भैया एफ एक्स लेस देन जीरो आ रहा है। एक तो इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में एफ एक्स लेस देन जीरो आ रहा है। मतलब तुम बोलोगे कि सर x -1 से जब छोटा है ना, जब x -1 से छोटा है तो एफ एक्स लेस देन जीरो है, और एक इस वाले पोर्शन में एफ एक्स लेस देन जीरो आ रहा है, राइट। एक इस वाले पोर्शन में, यहां पे मैं होलो करना चाह रहा हूं, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं ले रहा हूं, तो समझ में आ रही बात है। लेस देन जीरो एक तो ये वाला पोर्शन हो गया, एक ये वाला पोर्शन हो गया। इसके अलावा ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है वो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। ओके तो एफ एक्स की क्या वैल्यू आई?
तो जी ऑफ एफ एक्स में लिखने जा रहा हूं यहां पे जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, तो एक तो आप बोलोगे सर x लेस देन -1 के लिए, है ना, x लेस देन -1 पे एफ एक्स लेस देन 0 है। एफ एक्स लेस देन 0 कब है? जब x लेस देन -1 हो तो एफ एक्स लेस देन 0 है। तो एक तो आपने पोर्शन लिया x लेस देन -1 का, फिर मैंने पूछा कि भैया एफ एक्स की वैल्यू क्या रखे। ठीक है, ये तो तुमने बता दिया कि x लेस देन -1 पे एफ एक्स नेगेटिव है, बट एफ एक्स की वैल्यू रखे क्या? तो आप बोलोगे सर एफ एक्स की वैल्यू यहां पे 1 + x³ है। इस वाले पोर्शन में ये जो ग्राफ है 1 + x³ का ग्राफ है, इस वाले पोर्शन में एफ एक्स की वैल्यू 1 + x³ है, तो रख रहा हूं मैं यहां पे 1 + x³ - 1 होल रेज़ टू द पावर 1/3। एफ एक्स की जगह पे 1 + x³ रख दिया, तो ये बन रहा है 1 + x³ - 1 होल रेज़ टू द पावर 1/3। क्लियर? ओके, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एफ एक्स लेस देन 0 का पोर्शन ये भी तो मिल रहा है, इसको मत भूल जाना। ठीक है, इसको भी अपने को इंक्लूड करते हुए चलना है। तो ये कब मिल रहा है? ये 0 से 1 के बीच में मिल रहा है ना। आप बोलोगे सर जब 0 से 1 है, जब x 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, जहां पे x बराबर 0 पे इक्वालिटी है, 1 पे नहीं है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1 तक इस वाले पोर्शन में एफ एक्स फिर से नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन में एफ एक्स की वैल्यू क्या है? x² - 1 है, वो यहां पे रखिए x² - 1, तो ये आ गया x² - 1 होल रेज़ टू द पावर 1/3। लॉजिकली सोचना, बहुत लॉजिकली सोचना अपने को। ठीक है, तो ये हमने पोर्शन ले लिया। फिर से सोचो हमने कौन सा वाला, सिर्फ इसको सॉल्व किया अभी तक, सिर्फ इसको सॉल्व किया है कि भैया एफ एक्स लेस देन 0 कब है? एफ एक्स लेस देन 0 -1 के लेफ्ट में है, तब एफ एक्स की वैल्यू 1 + x³ है, वो रख दी यहां पे। और एफ एक्स लेस देन 0 कब आ रहा है? 0 से 1 के बीच में आ रहा है। देखो 0 से 1 के बीच में एफ एक्स लेस देन 0 आ रहा है, यहां पे वैल्यू x² - 1 है, वो यहां पे रख दी, है ना, लॉजिकल बात है। ओके, इसके बाद में देखेंगे कि एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला एक तो ये पोर्शन है, यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो रख देते हैं यहां पे कि ये कौन सा पोर्शन है, कहां से कहां तक का पोर्शन है। आप बोलोगे यहां पे सर x -1 से 0 के बीच में है, यहां पे x -1 से 0 के बीच में, तो एक पोर्शन आ रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन 0 वाला पोर्शन, है ना, क्योंकि यहां पे होलो सर्कल है, तो लेस देन 0। तो -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में एफ एक्स पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू 1 + x³ है, तो ये वैल्यू मैं यहां पे रखने वाला हूं 1 + x³ -1 से 0 के बीच में। तो 1 + x³ यहां पे रखा है एफ एक्स की जगह पे, तो ये बन रहा है 1 + x³ + 1 होल रेज़ टू द पावर 1/2। ठीक है, एफ एक्स की जगह 1 + x³ रख दिया, तो 1 + x³ + 1 होल रेज़ टू द पावर 1/2 बिटवीन -1 to 0। और भी एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है इस वाले पोर्शन में। ये पोर्शन क्या है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वाला पोर्शन है ये, राइट। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वाला पार्ट हमने ले लिया है गाइस। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है? x² - 1 है, तो एफ एक्स की जगह x² - 1 रखा, तो x² - 1 + 1 होल रेज़ टू द पावर 1/2। यह हमारा आंसर हो गया, है ना। दिस इज आवर आंसर। सोचना एक बार स्टार्टिंग से चीजों पे, ठीक है। g ऑफ एफ एक्स में x की जगह एफ एक्स रख दिया। एफ एक्स लेस देन 0 कब होगा, ये कैसे पता चलेगा? एफ एक्स के ग्राफ से पता चलेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स का हमने ग्राफ बना दिया, ये जो फंक्शन दे रखा था उस हिसाब से मैंने ग्राफ बना दिया। ग्राफ से मैंने देख लिया कि एफ एक्स लेस देन 0 कब आ रहा है। एफ एक्स लेस देन 0 -1 के लेफ्ट में आ रहा है एंड 0 से 1 के बीच में आ रहा है। वैल्यूज पुट कर दी यहां पे एफ एक्स की, ठीक है। -1 के लेफ्ट में वैल्यू पुट कर रहे हो 1 + x³ एंड 0 से 1 के बीच में वैल्यू पुट कर देंगे x² - 1। फिर देखा कि एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब आ रहा है, तो एक तो ये पोर्शन आ रहा है बिटवीन -1 to 0, तो बिटवीन -1 to 0 वाला पोर्शन है एंड 1 के राइट वाला पोर्शन है। देखो 1 के राइट वाला पोर्शन है और एफ एक्स की वहां पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। क्लियर है? तो बहुत लॉजिकल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे टैकल किया है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है ना गाइस। चलिए आगे बढ़ते। नाउ some properties of composite function. The composite function is not commutative, मतलब g of fx and f of gx की वैल्यू आपस में सेम नहीं होती है। गॉफ एंड फॉक की वैल्यू आपस में सेम नहीं होती है, ठीक है। हमने देखा भी है कई जगह पे, है ना। जैसे साइन ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स अलग अलग चीजें हैं, राइट।
तो यहाँ पे गॉफ एंड फॉग आपस में इक्वल नहीं होती है। द कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, मतलब अब यहाँ पे अगर तीन फंक्शन का कंपोजिट ले रहे हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एच, ठीक है, एंड एफ ऑफ जी ऑफ एच, ठीक है, यहाँ पे ये कंपोजिट है, तो चाहे तो आप जी ऑफ एच की वैल्यू पहले निकाल ले, फिर एफ ऑफ जी ऑफ एच की वैल्यू निकाल ले, या फिर चाहे तो आप फॉग की वैल्यू पहले निकाल ले फिर ऑफ एच ले ले, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे फंक्शन मैंने एफ एक्स लिया साइन ऑफ एक्स, फंक्शन यहाँ पे जी एक्स लिया कॉस ऑफ एक्स, फंक्शन यहाँ पे एच एक्स लिया टेन ऑफ एक्स, ठीक है, मैंने ये फंक्शन ले लिया। मैंने आपसे पूछा कि बताओ एफ ऑफ जी ऑफ एच क्या होने वाला है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि सर पहले मैं जी ऑफ एच निकाल लूँ क्या, पहले मैं जी ऑफ एच एक्स निकाल लूँ क्या, तो हाँ ठीक है, जी ऑफ एच एक्स निकाल लो। तो जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू क्या आ गई, है ना, जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू आ गई, है ना, एफ ऑफ दिस फंक्शन, एफ के अंदर इनपुट क्या है, जी ऑफ एच एक्स है, एफ के अंदर इनपुट जी ऑफ एच एक्स, तो जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ 10x, राइट, है ना, जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू आ गई कॉस ऑफ 10x। अब इसको अपन f के अंदर पुट कर रहे हैं, इसको अपन f के अंदर पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ कॉस ऑफ 10x। तो बस इस तरीके से तीन फंक्शन का कंपोजिट लिया जाता है और ये एसोसिएटिव होता है, मतलब पहले हमने g ऑफ h निकाला फिर उसको f में पुट कर दिया, या फिर अपन ऐसे कर सकते थे पहले f ऑफ g निकाल देते फिर उसके अंदर इनपुट h पुट कर देते, बात बराबर है, ठीक है, क्लियर है। तो तीन फंक्शन का भी अगर कंपोजिट निकालना हो तो कंपोजिट अपन इजीली निकाल सकते हैं तीन फंक्शंस का भी, ठीक है। द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन, अगर 1 1 फंक्शन है ना, एफ एक्स भी 1 1 है, ठीक है, ये सपोज इसको g बोला और ये f हो गया, f के अंदर इनपुट g जा रहा है, मतलब ये फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। अगर ये भी एक 1 1 फंक्शन है और ये भी एक 1 1 फंक्शन है, तो ये पूरा f ऑफ g ऑफ x भी एक 1 1 फंक्शन होने वाला है। तो ये बस एक सिंपल सा पॉइंट था, बस ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी है इसकी, द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन, क्लियर। चलिए बहुत सही, अब आगे आते हैं ऑड एंड इवन फंक्शन पे। देखो कंपोजिट फंक्शन पे हम पी वाई क्यूज भी करेंगे, और पी वाई क्यू के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग ही अपन क्लास लेके आए, एक बार ये टॉपिक खत्म कर देते हैं, जैसे ऑड एंड इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ये टॉपिक्स बचे हैं बड़े बड़े, तो एक बार इन टॉपिक्स के ऊपर सारे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद में इनकी एप्लीकेशन एक साथ देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जिसके लिए एक पूरी क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डेडिकेटेड मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ओके, फंक्शंस पे। हाँ जी, चलिए ऑड एंड इवन टाइप ऑफ फंक्शन समझते हैं। तो एक फंक्शन अगर ऐसा है, कंसिडर अ फंक्शन एफ एक्स सच दैट बोथ एक्स एंड माइनस एक्स आर इन इट्स डोमेन, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के ही इक्वल है, देन एफ इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स सेम चीज है, ठीक है, तो उसको अपन इवन फंक्शन बनेंगे। अगर एफ ऑफ एक्स is negative of fx, f of minus x is negative of fx, then that function is said to be an odd function, ठीक है। मैं ऐसे याद करता हूं कि देखो अगर नेगेटिव खा गया तो इवन फंक्शन, नेगेटिव नहीं खा पाया, नेगेटिव को एज इट इज बाहर निकाल दिया तो वो ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं, cos x is an even function because cos of minus x and cos of x are the same thing, x square plus 3 इवन फंक्शन होगा, क्योंकि ये देखो अगर gx ये है और मैं आपसे g ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू पूछूं कि बताओ क्या होने वाली है, तो x की जगह माइनस एक्स रख दोगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ गया, x की जगह माइनस एक्स रखा तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर वही बनने वाला है x स्क्वायर प्लस 3, तो g ऑफ x एंड g ऑफ माइनस एक्स आर दी सेम थिंग, सो दैट इज एन इवन फंक्शन, राइट। ऑड फंक्शन अगर नेगेटिव नहीं खा पा रहा है, नेगेटिव एज इट इज बाहर निकाल दिया, जैसे कि हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन की कैटेगरी में लगते हैं। यहाँ पे भी देखो अगर g ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स आ गया, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑड। देख सकते हैं ना कि जी एक्स एंड जी ऑफ माइनस एक्स एक दूसरे के नेगेटिव है, g ऑफ माइनस एक्स ये है, जी एक्स ये है, क्या ये एक दूसरे के नेगेटिव है क्या, हाँ जी एक दूसरे के नेगेटिव है। बट ऐसे भी बहुत फंक्शन होते हैं जो ना ही इवन की कैटेगरी में आए ना ही ऑड की कैटेगरी में आए, है ना, जिसको अपन नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि इस टाइप का फंक्शन अगर मैं लेता हूं
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये जो फंक्शन है ना, ये ना ही इवन है ना ही ऑड है, नीदर इवन नॉर ऑड, जिसको प्यार से नीनो फंक्शन बोल दिया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों सर, ना ही इवन ना ही ऑड, ऐसा कैसे? क्योंकि देखो बच्चा लोग, यहाँ पे अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही बना, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा। समझ में आ रही बात है? एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रखा। अब ना ही ये दोनों सेम रहे, इक्वल तो नहीं दिख रहे अपने को, है ना, इक्वल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है, तो इक्वल फंक्शन तो नहीं है। एंड ना ही ये फंक्शन एक दूसरे के नेगेटिव है, क्योंकि अगर इसका नेगेटिव करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब होता है नेगेटिव, तो ना ही एक दूसरे के नेगेटिव है ना ही ये एक दूसरे के इक्वल है। तो मतलब इधर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल भी नहीं है, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स का नेगेटिव भी नहीं है, तो हेंस दैट आर नीनो फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन हमारे सामने गिवन है तो वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, नीदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि जब भी एक इवन फंक्शन एंड एक ऑड फंक्शन को ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर एक इवन है, एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव नहीं खा पाएगा। एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये बन जाएगा ना एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या माइनस एक्स क्यूब बनेगा, तो एक दूसरे का नेगेटिव हो गया। तो एफ एक्स एक ऑड, ये जो एक्स क्यूब है वो एक ऑड फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है। जब भी एक इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन को ऐड किया जाता है तो जो रिजल्टेंट फंक्शन रहेगा वो ना ही इवन फंक्शन होने वाला है ना ही वो फंक्शन ऑड फंक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि दिस इज एन इवन फंक्शन, है ना। यहां पे क्या हो रहा है कि एफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स सेम है, एफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स सेम हो गए तो ये इवन फंक्शन हो गए। ठीक है, बट अगर एफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स एक दूसरे के नेगेटिव हैं, वो एक दूसरे के नेगेटिव तब होंगे जब उन दोनों का सम जीरो हो जाए। अगर दो चीजों का सम जीरो है मतलब वो एक दूसरे की नेगेटिव है। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर ये जीरो के इक्वल आ गया तो एफ एक्स एक ऑड फंक्शन होने वाला है। अब फंक्शन में भी, है ना, नीदर भी ऑड नॉर इवन, ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो कि ना ही इवन हो ना ही ऑड है। जरूरी नहीं है कि अगर एक फंक्शन है वो इवन ही होगा या फिर वो ऑड ही होगा, ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि ना ही इवन हो ना ही ऑड फंक्शन हो। ठीक है, एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। जितने भी नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे कि एफ एक्स बराबर 3, एफ एक्स बराबर 3 के बारे में बात करूं और आपसे पूछ लूं कि बताओ ये कैसा फंक्शन है, तो आप एफ ऑफ माइनस एक्स के बारे में बता दो मुझे। आप बोलोगे सर अगर एफ एक्स 3 है तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी तो 3 ही होने वाला है, बिकॉज ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो एफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स एक दूसरे के इक्वल है। अगर एक दूसरे के इक्वल आ गए एफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स, हेंस दे आर इवन फंक्शन। क्लियर है? किसी को ऐसा तो नहीं लगता सर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा? अगर ऐसा लगता है तो बच्चा लोग बहुत ही बुरी बात है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर ऐसा होता कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, अब अपन बोल सकते थे कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 3x हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ऐसा बन जाएगा। ये एक ऑड फंक्शन हो चुका है, दिस इज एन ऑड फंक्शन गाइस, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x इज एन ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू 3 है, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू भी 3 है। ठीक है, तो एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज इवन एंड ऑड एट द सेम टाइम, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 को क्या बोलोगे? क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स भी 0 आ रहा है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स भी 0 होगा, अगर एफ एक्स 0 है तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी 0 है। तो 0 को मैं 0 के इक्वल बोलूं कि 0 को मैं 0 का नेगेटिव बोलूं, क्या बोला जाए? दोनों बोल सकते हैं ना। ऐसा भी बोल सकते हैं कि देखो ये इसका नेगेटिव है, क्योंकि 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0 ही रहा, तो हाँ ये एक दूसरे का नेगेटिव है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं 0 माइनस 0 भी 0 होता है, 0 प्लस 0 भी 0 होता है। तो 0 माइनस 0 भी 0, 0 प्लस 0 भी 0, मतलब ये इवन भी है एंड ऑड भी है गाइस। ठीक है, तो यही एक ऐसा फंक्शन है, यही एक ऐसा फंक्शन है जिसको अपन इवन भी बोल सकते हैं, जिसको अपन ऑड भी बोल सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज द ओनली फंक्शन। बाकी अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो वो हमेशा इवन फंक्शन रहेगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात है।
एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट दी वाई एक्सिस, जितने भी इवन फंक्शन होंगे वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे, और जितने भी ऑड फंक्शन होंगे वो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। पहले तो इस बात को समझते हैं कि एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट दी वाई एक्सिस। जैसे कि मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, आपको पता है ये एक इवन फंक्शन है, राइट? इसका ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है ना, ऐसे इसका ग्राफ बनता है, राइट? क्या आपको दिखाई दे रहा है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में जैसा ग्राफ बन रहा है वही ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भी देखने को मिल रहा है। दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दी वाई एक्सिस, है ना, ये वाई एक्सिस हो गई। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज सिमेट्रिक फंक्शन, इट इज सिमेट्रिक अबाउट दी वाई एक्सिस। वैसे ही एक्स स्क्वायर के बारे में बताऊं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक इवन फंक्शन है क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो सेम अपने को चीज मिलने वाली है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो एन इवन फंक्शन। पैराबोला बन रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ध्यान रखना जितने भी इवन फंक्शन होंगे वो सिमेट्रिक होंगे अबाउट वाई एक्सिस। इसको लॉजिकली ऐसे समझेंगे कि भैया जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ग्राफ है वही ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी मिलने वाला है ना। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ग्राफ है वही सेम टू सेम ग्राफ अपने को नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से अपन समझते हैं कि हाँ ये सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस। और जितने भी ऑड फंक्शंस हैं वो होंगे सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। जितने भी ऑड फंक्शंस होने वाले हैं वो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होंगे। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, क्या ये ऑड फंक्शन है? हाँ जी सर ऑड फंक्शन है। कैसे पता ये ऑड फंक्शन है? देखो ग्राफ से भी पता चलेगा कैसे ये ऑड फंक्शन है। कि देखो x बराबर 0 पे तो ये 0 ही होगा, x बराबर 0 पे 0, x बराबर 2 पे वैल्यू +8 आ रही है एंड x बराबर -2 पे वैल्यू -8 आएगी, ठीक है। ये जो वैल्यू होने वाली वो -8 हो जाएगी। समझ में आ रही बात है? x बराबर 1 पे वैल्यू अगर +1 है तो x बराबर -1 पे वैल्यू -1 है, मतलब यहां पे f ऑफ -x जो होने वाला है वो नेगेटिव होगा fx के। तो दैट इज वाई दिस इज एन ऑड फंक्शन एंड दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, ठीक है। मतलब देखो इसमें 2 यूनिट राइट में चले, 2 यूनिट राइट में चले तो 8 यूनिट ऊपर गए, 2 यूनिट लेफ्ट में चले तो 8 यूनिट नीचे गए। इट इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। तो जितने भी ऑड फंक्शंस होने वाले हैं, है ना, दे आर सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। और ऑड फंक्शन के बारे में एक और बात समझो कि इफ अ फंक्शन इज ऑड फंक्शन एंड इट इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0 देन f ऑफ 0 इज 0। देखो ऑड फंक्शन 0 पे 0 होगा, जितने भी ऑड फंक्शन होंगे वो 0 पे 0 होंगे। इवन फंक्शन के लिए बात नहीं है। देखो ये इवन फंक्शन है, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। इवन फंक्शन 0 पे 0 हो जरूरी नहीं है, बट ऑड फंक्शन अगर है तो x बराबर 0 पे उसकी वैल्यू 0 ही होने वाली है। वही चीज अपन यहां पे पुट करके भी देख सकते हैं। देखो किधर गया, ये रहा, कि अगर ऑड फंक्शन होगा तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x 0 होने वाला है। x की जगह अगर 0 पुट करोगे तो f ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये 2 टाइम्स एफ ऑफ 0, 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 0 आ जाएगा, मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे 0 के ही इक्वल है। तो ये खासियत है ऑड फंक्शन की कि 0 पे 0 हो जाता है। इवन फंक्शन के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पे x की जगह 0 पुट करोगे तो f ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, वो तो होता ही है ना। समथिंग माइनस समथिंग 0 ही होगा। बट अगर समथिंग प्लस समथिंग 0 दे रखा है तो अपन बोल सकते हैं कि भैया वो समथिंग 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो ये बात है, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना इन पॉइंट्स को, ओके। If a function fx is defined as f of a plus x is equal to f of a minus x, then this function is symmetric about the line x is equal to a। अगर फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है कि f of a plus x है ना एंड f of a minus x की वैल्यू सेम है तो वो सिमेट्रिक होगा अबाउट द लाइन x बराबर a। वो अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू a सिमेट्रिक होने वाला है, जो कि बड़ी ऑब्वियस सी बात है। देखो देखना है ना कि f of a plus 2 है ना, x बराबर a लाइन से 2 यूनिट आगे जाओगे जो वैल्यू आने वाली है वही x बराबर a लाइन से 2 यूनिट पीछे जाने पे भी वही सेम वैल्यू आने वाली है।
तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा पॉइंट है ना। अगर एफ एक्स एंड एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इक्वल दे रखे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल टू 1। कैसे सर? देखो बेटा, यहां पे x की जगह x प्लस 1 रख दो। अगर x की जगह x प्लस 1 में रिप्लेस करो, जो कि कर सकते हैं, फंक्शन में अपन x की जगह कुछ भी रख दो, है ना, x की जगह x प्लस 1 से रिप्लेस कर दे, क्योंकि ये फंक्शनल इक्वेशन है ना। दिस इज अ फंक्शनल इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर एवरी x। तो x की जगह अगर x प्लस 1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड में f ऑफ x प्लस 1 बन जाएगा, राइट हैंड साइड में f ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस 1 बनेगा। देखो, x की जगह x प्लस 1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड में f ऑफ x प्लस 1, यहाँ पे x की जगह x प्लस 1 रखेंगे तो ये बन रहा है। तो बेसिकली ये बन क्या रहा है, f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू, है ना, f ऑफ 1 माइनस एक्स। देखो ये तो बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में f ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस एक्स। और अगर f ऑफ 1 प्लस एक्स एंड f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू सेम है, अगर f ऑफ a प्लस एक्स एंड f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू सेम है, तो ग्राफ सिमेट्रिक होगा अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू a। इसीलिए ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 1। वैसे ही अगर ऐसी कोई फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है कि f ऑफ 4 प्लस एक्स एंड f ऑफ 6 माइनस एक्स की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे या तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं 6 एंड 4 का एवरेज 5 हो गया, तो ये ग्राफ सिमेट्रिक होगा अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 5। या फिर इसको मैं ऐसे भी प्रूव कर सकता हूं कि अगर यहाँ पे भी अगर मैं x को x प्लस 1 से रिप्लेस करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है f ऑफ 5 प्लस एक्स, राइट हैंड साइड में बन रहा है 6 माइनस 1 प्लस एक्स, राइट। x की जगह x प्लस 1 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 प्लस एक्स बन जाएगा, यहाँ पे f ऑफ 6 माइनस 1 प्लस एक्स बन रहा है, विच इज f ऑफ 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 5 माइनस एक्स। और अगर मैंने बोला है कि f ऑफ 5 प्लस एक्स एंड f ऑफ 5 माइनस एक्स आपस में इक्वल है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 5। तो बस एक ये स्पेशल पॉइंट है, कहीं पे काम आ जाता है। जैसे फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चंस हम आगे जाके करेंगे, तो फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चंस में ये पॉइंट काम आता ही आता है, ठीक है। Every function which has minus x in its domain, whenever x is in its domain, can be expressed as sum of even and odd function। किसी भी फंक्शन fx को, कोई भी फंक्शन fx दे दिया गया है, उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं एज ए सम ऑफ इवन फंक्शन प्लस एन ऑड फंक्शन। देखो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ऐसे किया जाता है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। देखो राइट हैंड साइड को ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है, ये तो कैंसिल आउट होके वापस एफ एक्स से मिल रहा है ना। तो एफ एक्स को अपन ने कैसे लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। क्या फायदा हुआ इस तरीके से लिखने से कि ये जो एक्सप्रेशन है ना गाइस, ये जो एंटायर एक्सप्रेशन है वो एक इवन फंक्शन कहलाता है, और ये जो एंटायर एक्सप्रेशन है वो एक ऑड फंक्शन कहलाएगा। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज एन इवन फंक्शन, चाहे एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो, चाहे एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज एन इवन फंक्शन। चाहे एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। जैसे कि देखते हैं यहां पे फंक्शन दे दिया e की पावर x। अब e की पावर x ना ही इवन होता है ना ही ऑड होता है ना। e की पावर x ना ही इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है, बट अगर इस फंक्शन को मेरे को e रेज़ टू द पावर x को रिप्रेजेंट करना है एज ए सम ऑफ इवन प्लस ऑड फंक्शन, एज ए सम ऑफ इवन प्लस ऑड फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे करेंगे। देखो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ये तो हो गया इवन पार्ट, एंड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 ये हो गया ऑड पार्ट। समझ पा रहे हैं कि ये इवन पार्ट क्यों है, ठीक है, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रख दोगे तो भी सेम चीज है। ये ऑड पार्ट क्यों है, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो पलट जाएंगे ये दोनों, ठीक है। इसी बात को अपन एज ए क्वेश्चन भी प्रूव कर सकते हैं। एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि प्रूव दैट एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है। बहुत आसान प्रूव करना। तो जब भी अपने को इस तरीके से प्रूव करना होता है तो एच ऑफ माइनस एक्स पुट कर देता है, ठीक है
है ना। देख लेंगे एच ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। अब एच ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स आ जाएगी। क्या सेम वैल्यू मिल रही है? क्या एच एक्स एंड एच ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू सेम है? यस। तो एच एक्स एंड एच ऑफ माइनस एक्स आर सेम, हैंस एच इज इवन फंक्शन, इसलिए एच को अपन इवन फंक्शन करार कर देंगे। वहीं पे ही अगर मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूं कि प्रूव दैट एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज ऑड फंक्शन, अगर ये अपने को प्रूव करना हो तो फिर से मैंने एच ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकाली, है ना। एच ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स और ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, ऐसा बन रहा है। तो ये एच ऑफ माइनस एक्स आ गई, विच इज दिस इज नेगेटिव ऑफ दिस थिंग ना, विच इज नेगेटिव ऑफ एच एक्स, राइट। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये बनेगा। अगर ये a माइनस बी लिखा है तो ये b माइनस ए लिखा है, देख पा रहे हैं ना, ये a माइनस बी, ये b माइनस ए, तो ये नेगेटिव है एक दूसरे के। तो हेंस वी कैन से दैट दिस इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन, दिस इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हमेशा एक इवन फंक्शन होने वाला है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स हमेशा एक ऑड फंक्शन होगा। वही यहां पे पॉइंट था कि अगर हमें किसी फंक्शन को एज एन इवन प्लस ऑड फंक्शन के रूप में रखना हो तो इवन पार्ट इसका ये हो जाएगा, ऑड पार्ट इसका ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही e की पावर x को इवन प्लस ऑड के रूप में रखना हो तो इवन पार्ट हो जाएगा, देखो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2, ऑड हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर है, सिंपल। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन सच मैनर, है ना। एल एन एक्स को अपन ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि अगर एल एन एक्स डिफाइंड है तो एल एन ऑफ माइनस एक्स डिफाइंड नहीं होगा ना। यहां पे तो e की पावर x एंड e की पावर माइनस एक्स दोनों चीजें डिफाइंड है, बट अगर log ऑफ x डिफाइंड है तो log ऑफ माइनस एक्स वहां पे डिफाइंड नहीं होने वाला, तो इसलिए ln x को ऐसा नहीं कर सकते। वो तभी कर सकते हैं, है ना, एवरी फंक्शन विच हैज माइनस एक्स इन इट्स डोमेन व्हेनेवर x इज इन इट्स डोमेन, मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यूज नेगेटिव वाली वैल्यूज सारी उसकी डोमेन में है, तभी जाके अपन किसी फंक्शन को इस तरीके से एज ए सम ऑफ इवन प्लस ऑड पार्ट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, समझेंगे यहां पे सबसे पहले पहला वाला पॉइंट समझो। एक ऑड फंक्शन एंड एक ऑड फंक्शन को ऐड करूं मैं, ठीक है। इफ आई ऐड एन ऑड एंड ऑड फंक्शन, एफ एक्स भी ऑड है जी एक्स भी ऑड है, उसको ऐड किया तो ऑड फंक्शन ही मिलने वाला है। जैसे कि एक एग्जांपल इस पे देख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है गाइस। ठीक है, एक्स क्यूब भी ऑड फंक्शन है, एक्स भी ऑड फंक्शन है, एक ऑड और ऑड को ऐड करूंगा तो ऑड ही मिलेगा। वैसे ही ऑड और ऑड को सब्ट्रैक्ट किया तो भी ऑड ही मिलने वाला है। तो ये बेसिक एग्जांपल से आप चीजें याद रखेंगे कि ये भी एक ऑड फंक्शन हो गया गाइस। या फिर एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स कर दो, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स, दिस इज एन ऑड फंक्शन। वाई दिस इज एन ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन क्यों है, क्योंकि अपन देख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। ठीक है, अगर एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, और दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है तो ये कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो एक ऑड एंड ऑड फंक्शन को ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो ऑड ही मिलने वाला है। बट अगर एक ऑड और ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इफ आई मल्टीप्लाई टू ऑड फंक्शन, जहां पे एफ भी ऑड है जी भी ऑड है, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद में जो फंक्शन आएगा वो इवन फंक्शन होगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं x टाइम्स साइन एक्स या फिर एक्स क्यूब टाइम्स साइन एक्स, एक्स क्यूब भी एक ऑड फंक्शन है, साइन एक्स भी ऑड फंक्शन है, और यहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू देखो, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू रखोगे तो ये माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, ये माइनस साइन एक्स बन जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या सेम यही चीज मिल जाएगी अपने को। तो एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स सेम हो गया। देखो दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव मिल जाता है,
तो इसलिए वो नेगेटिव चला गया, तो एक ऑड और ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई किया गया है तो इवन फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे बेसिक एग्जांपल्स याद रखना, ये बेसिक एग्जांपल्स ध्यान में रहेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी चीजें आप समझ पाओगे खुद से। ठीक है, यहां पे देखो, एक इवन और इवन को ऐड करूंगा तो इवन फंक्शन मिलेगा, एक इवन एंड इवन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इवन फंक्शन मिलेगा, एक इवन एंड इवन को मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन फंक्शन मिलने वाला है। ठीक है, जैसे दो फंक्शन हो गए एफ एंड जी, दोनों इवन फंक्शन है, इसने भी नेगेटिव खा लिया, इसने भी नेगेटिव खा लिया, तो नेगेटिव रहा ही नहीं, तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक इवन फंक्शन आएगा। बट अगर एक ऑड एंड इवन को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, है ना, एक ऑड एंड इवन फंक्शन को ऐड किया गया या सब्ट्रैक्ट किया गया तो रिजल्टेंट फंक्शन ना ही इवन की कैटेगरी में आएगा, ना ही वो फंक्शन ऑड की कैटेगरी में आने वाला है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स, एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है, कॉस एक्स एक इवन फंक्शन है, ये जो बचा, ये जो फंक्शन आया वो नीनो फंक्शन होने वाला है ना, ना ही इवन होगा ना ही ऑड होगा, जो देख भी सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स बन जाएगा, कॉस ने नेगेटिव खा लिया है। ठीक है, तो फंक्शन ही बदल चुका है ना ही एक दूसरे का नेगेटिव है ना ही एक दूसरे के इक्वल है, सो दिस इज ए नीनो फंक्शन। तो एक इवन एंड ऑड फंक्शन को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो नीदर ऑड नॉर इवन फंक्शन मिलता है, बट एक इवन एंड ऑड को मल्टीप्लाई कर दो, एक इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट फंक्शन ऑड फंक्शन मिलने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने एक लिया इवन फंक्शन, एक लिया ऑड फंक्शन, ऑड ले लिया एक्स क्यूब, इवन ले लिया कॉस एक्स, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई किया है। अब देखते हैं ये जो फंक्शन बना है वो कैसा फंक्शन बना है। तो अगर x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही रहेगा। तो देख पा रहे हैं नेगेटिव बन गया ये, f of minus x is negative of fx, hence this is an odd function। तो if you multiply, है ना, if you multiply or divide an even and odd function, ठीक है, f को e odd, इसको even ले लिया, यहाँ पे इसको even ले लिया, इसको odd ले लिया, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे रिजल्टेंट फंक्शन हमेशा ऑड फंक्शन आएगा। ओके, नाउ गाइस g of fx एंड f of gx ये कंपोजिट हो गया। ठीक है, ये g of fx, ठीक है, g of fx के बारे में सोचो। अब समझो यहां पे कि अगर ये वाला फंक्शन ऑड हुआ, अंदर वाला फंक्शन सपोज ये भी ऑड फंक्शन हुआ और बाहर वाला फंक्शन भी ऑड फंक्शन हुआ, तब वो नेगेटिव बाहर निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा, है ना। f of माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, इसने यहां नेगेटिव निकाला और इसने भी बाहर नेगेटिव निकाल दिया। तो मतलब अगर ये दोनों ऑड फंक्शन है तब तो रिजल्टेंट फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। अगर इन दोनों में से एक भी नेगेटिव खाने वाला फंक्शन आ गया, जैसे कि सपोज कॉस ऑफ साइन एक्स लिखा मैंने, अब साइन एक्स तो ऑड फंक्शन है, ये तो नेगेटिव बाहर निकाल देगा, नेगेटिव इधर रख देगा, पर कॉस नेगेटिव खा जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स भी रख दूं, इसको अगर मैं एफ एक्स बोलूं तो f ऑफ माइनस एक्स भी सेम यही चीज आने वाली है, f ऑफ माइनस एक्स भी कॉस ऑफ साइन एक्स ही आएगा, राइट, कॉस ऑफ साइन एक्स ही आएगा। साइन ने तो नेगेटिव बाहर निकाला, कॉस खा गया। तो अगर f ऑफ जी एक्स या g ऑफ एफ में अगर एक भी इवन फंक्शन हो गया तो ओवरऑल वो इवन बना देगा। ठीक है, एक भी इवन हो गया तो उसने इवन बना दिया, बट अगर दोनों ऑड है तभी ऑड होगा। तो वही चीज है, देखो फर्स्ट वाले में जब दोनों ऑड है तभी f ऑफ जी एक्स एंड g ऑफ एफ एक्स ऑड फंक्शन है। अगर इन दोनों में से एक भी इवन हो चुका है, एक भी इवन हो गया तो इवन बन जाएगा, है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये वाला बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है एक ऑड फंक्शन का कि log of x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज एन ऑड फंक्शन। Why it is an odd function? Because if I call this function as fx, अगर मैंने इसको fx बुलाया तो f of माइनस एक्स की वैल्यू के बारे में सोचो जरा क्या बनेगा। x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे, एक्स स्क्वायर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये क्या हो गया ना, एक दूसरे के नेगेटिव है। एक दूसरे के नेगेटिव क्यों है? क्योंकि लॉग के अंदर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये वाली एक्सप्रेशन
और ये वाली एक्सप्रेशन, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। जो हमें बचपन से ही पता रहती है कि भैया ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल एक्सप्रेशन है। रेसिप्रोकल एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इन दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 1 आता है। तो लॉग के अंदर अगर रेसिप्रोकल लिखा है एक दूसरे का तो लॉग नेगेटिव हो जाता है गाइस, ठीक है। जैसे लॉग ऑफ 1/a इज इक्वल टू माइनस लॉग ए होगा, लॉग ऑफ 1/a इज इक्वल टू माइनस लॉग ए, लॉग ऑफ 1/2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स लॉग 2। तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो गए। f of minus x is negative of fx, that is why this is an odd function, okay। अब सोचना जरा कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल क्यों आए। रेसिप्रोकल इसलिए आए क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाता है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 1 है तो वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे 3 एंड 1/3 का प्रोडक्ट 1 है तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और अगर दो चीजें एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उसके लॉग नेगेटिव ऑफ ईच अदर होंगे। तो वही मैंने बात बोली कि देखो f ऑफ माइनस एक्स ये आ रहा है, ये इसका नेगेटिव है। अगर f ऑफ माइनस एक्स इज नेगेटिव ऑफ एफ एक्स तो ऑड फंक्शन होगा। सो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ ऑड फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। इधर देखेंगे, अगर x की जगह माइनस एक्स रखता हूं तो क्या इस एक्सप्रेशन की नेगेटिव एक्सप्रेशन बन रही है क्या? अगर x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो क्या बनेगा गाइस? अगर इसको एफ एक्स बुलाया जाए तो f ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर kx प्लस 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर kx माइनस 1। ये f ऑफ माइनस एक्स आने वाला है। अगर ये f एक्स है तो ये f ऑफ माइनस एक्स आएगा। देखो जरा कैलकुलेशन दौड़ाओ। अगर x की जगह माइनस एक्स रखा तो ये 1/2 की पावर kx, डिनोमिनेटर में भी 1/2 की पावर kx, एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर kx प्लस 1/2 की पावर kx माइनस 1 बन गया। क्या ये एक दूसरे का नेगेटिव है? डिनोमिनेटर देख सकते हो a माइनस बी, बी माइनस ए है, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव है। तो इसलिए ये एक ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। इधर भी देखा जाए थर्ड वाले में, अगर x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये तो ओवरऑल ऑड फंक्शन हो गया, राइट। x की जगह माइनस एक्स रखा तो माइनस एक्स इंटू, ये तो इवन फंक्शन है ना, साइन स्क्वायर इज इवन, ऑड इंटू इवन इज एन ऑड फंक्शन। एक ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो तो ऑड फंक्शन मिलता है। तो ये अपने को ऑड फंक्शन मिल गया। एक्स क्यूब भी ऑड फंक्शन है। ऑड एंड ऑड को सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो ओवरऑल ऑड फंक्शन मिलने वाला है, ठीक है। यहां पे भी देखो, अगर x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो चीजें पलट जाएगी, है ना। x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो देखो ये नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन गया। a माइनस बी का b माइनस ए बन जाएगा, है ना। ये अभी a माइनस बी लिखा है, b माइनस ए हो जाएगा अगर x की जगह माइनस एक्स रखा, तो इसलिए ये भी ऑड फंक्शन की कैटेगरी में आ गया। यहां पे भी देखो, x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स बनेगा। न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स, तो लॉग ऑफ a बाई बी, लॉग ऑफ b बाई ए बन गया, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी बन चुकी है। तो इन सारे एग्जांपल्स में आप बिना कुछ लिखे डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हो कि देखो x की जगह माइनस एक्स अगर रख रहा हूं तो एक्सप्रेशन नेगेटिव बन जा रही है, इसलिए ये सारे के सारे ऑड फंक्शन है, ठीक है। कुछ इवन फंक्शन के एग्जांपल, कांस्टेंट फंक्शन, इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन, x की जगह माइनस एक्स रखो सेम यही चीज मिल जाएगी। ये एक इवन फंक्शन है क्योंकि देखो x ऑड है और ये ऑड है, और दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई किया गया तो रिजल्टेंट फंक्शन जो आएगा वो एक ऑड फंक्शन होने वाला है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, साइन एक्स इंटू 2 की पावर के एक्स प्लस 1 अपॉन 2 की पावर के एक्स माइनस 1। ये जो ओवरऑल अगर फंक्शन बन रहा है, दिस इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्यों होगा? क्योंकि ये ऑड फंक्शन है और ये हमने अभी भी देखा था ये भी ऑड फंक्शन है। x की जगह माइनस एक्स रख रहे हो तो डिनोमिनेटर में चीजें बदल जा रही है ना। तो ये दोनों ऑड फंक्शन है और दो ऑड फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन एक इवन फंक्शन आने वाला है, ठीक है। तो दिस इज एन इवन फंक्शन। इसके बारे में देखा जाए तो इधर भी x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और मॉड्यूलस में अगर x की जगह माइनस एक्स रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता।
है ना, मॉड्यूलस ऑफ 2 लो या मॉड्यूलस ऑफ -2 लो, बात तो बराबर है। तो ये भी एक इवन फंक्शन हो गया। इसके बारे में देखो, x की जगह -x रखा, इवन फंक्शन है अभी भी, है ना। ये a प्लस बी की बजाय b प्लस ए बन जाएगा, x की जगह -x रखोगे तो a प्लस बी रखा है तो ये b प्लस ए बन जाएगा, तो अभी भी सेम चीज बन रही है, तो हेंस दिस इज एन इवन फंक्शन अगेन। ओके, सिंपल। ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि ना ही इवन हुआ ना ही ऑड फंक्शन हुआ, जैसे कि ये फंक्शन हो गया। अब यहाँ x की जगह -x रखा तो ये क्या हो रहा है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसा समझो कि ये एक ऑड फंक्शन है एंड कांस्टेंट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। एक ऑड एंड इवन फंक्शन को ऐड कर रहे हैं तो वो नीनो फंक्शन मिल जाता है, ना ही इवन ना ही ऑड फंक्शन। जैसे कि अगर fx मैंने दिया है कि 2x³ -x + 1, f ऑफ -x की वैल्यू देखो जरा क्या बन जाएगा, -2x³ + x + 1, ये बनेगा। ना ही इन दोनों का सम 0 हो रहा है, ना ही इन दोनों का डिफरेंस 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ना ही ये इवन हुए ना ही ऑड फंक्शन होने वाला है। ओके, इफ दे आर इक्वल टू ईच अदर, if f of x and f of -x are equal to each other, then that is an even function. They are not equal to each other and neither they are negative of each other, because negative of this thing -fx क्या होगा, -fx तो ये होगा ना, -2x³ + x -1, ये होना चाहिए, जबकि ये क्या लिखा हुआ है, -2x³ + x +1 लिखा हुआ है, यहाँ पे -1 होना चाहिए था, तब ये नेगेटिव होता। So f of x and f of -x are neither equal to each other nor they are negative of each other, hence this is Nino function. In the same way, this is an odd function and this is an even function, and if we add an odd function and even function, the resultant will be a Nino function, neither even nor odd function. Okay, तो बस आज के लिए हम कहानी यहीं भी खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन के साथ शुरुआत करने वाले हैं, फिर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में सीखेंगे। उसके बाद में पूरा एक लेक्चर मैं आपके लिए लाने वाला हूं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक पूरा लेक्चर आपके सामने आएगा गाइस। तो बस आज के लिए काफ़ी है, इधर ही हम समाप्त करते हैं कहानी। तो थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी ये सारी बातें। बस एक और लेक्चर, उसके अंदर फिर फंक्शंस हम रैप अप कर देंगे, उसके बाद अपनी पूरी मॉड्यूल या फिर आपके पास जो भी मटेरियल है फंक्शन के ऊपर वो सारा मटेरियल लगा लो। उसके बाद एक लेक्चर आएगा जो कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आने वाला है। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, चीज़ें सोचे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप अगर सोचो तो आप नहीं कर पाओ। तो सोचना ज़रूरी है, डरना नहीं है। अगर कोई डिफिकल्ट चीज़ सामने आ रही है तो ऐसा नहीं कि अपन उससे डर गए, उसके ऊपर सोचने का है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, दिस इज योर मैथ्स टीचर कुंदन मांकर साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।